एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास बंक वेयर लर्निंग इज नॉट बोरिंग। ठीक है, सो लास्ट के सेशन में हमने अपना चैप्टर थर्ड देखा था, जो कि हमारा सेकंड यूनिट का था, बायोमोलिक्यूल्स। आई होप बायोमोलिक्यूल्स आप सभी को याद हो, है ना, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर था वो अपना हमने बायोटेक में कौन से पोर्शन में देखा था? अगेन बायोकेमिस्ट्री, करेक्ट। एंजाइम्स जो है वो भी हम अपने बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में देखेंगे, करेक्ट। अब जो एंजाइम्स हैं, आपने 10th क्लास में बच्चों पढ़ा होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका लाइफ साइंस का, लाइफ प्रोसेसेस, है ना। लाइफ प्रोसेसेस में आपने डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस देखे थे, रेस्पिरेशन देखा था, डाइजेशन देखा था, एक्सक्रीशन देखा था, बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े थे, नॉट ओनली इन एनिमल्स बट ऑल्सो इन प्लांट्स, राइट। अब हम बात करें अपने डाइजेशन की। लाइफ प्रोसेस में एक टॉपिक था आपको डाइजेशन का, है ना। उसमें डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स काम कर रहे थे, आपको याद हो तो पेप्सिन था, ट्रिप्सिन था, है ना, ये केसिन थे, रेनिन थे, ये सारे जो एंजाइम्स थे ये आपके फूड को क्या कर रहे थे? कैटाबोलाइज करके छोटे छोटे पार्ट्स में, बड़े पार्ट से, मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या कर रहे थे? उनको कन्वर्ट कर रहे थे, राइट, विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। क्लियर, इतना तो आपको याद है, यस और नो? वहीं पे जब हमने लास्ट क्लास में देखा था बायोमॉलिक्यूल्स में, तो आपने प्रोटीन का भी कंपोजिशन देखा था। प्रोटीन का कंपोजिशन में क्या था बच्चों? कौन से यूनिट्स थे? अमाइनो एसिड्स के यूनिट्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स की, तो ये एंजाइम्स जो हैं ये भी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, बट हम इसका वाइस वर्सा देखें कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, सो इट वुड नॉट बी करेक्ट। क्लियर, बट ऑल एंजाइम्स आर सपोज टू बी प्रोटीन। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हुई। नाउ अब हम बात करें, कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे एक्सेप्शन में अगर हम बात करें तो आपका राइबोजाइम आता है, राइबोजाइम। ठीक है, अब राइबोजाइम जो होते हैं बच्चों, ये एक एक्सेप्शनल है, जो कि क्या है? आपका आरएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल है जो काम करता है कैसे? मॉलिक्यूल है, आम क्या काम करता है? कैटालिसिस का। ठीक है, कैटालाइज करता है किसी भी रिएक्शन को। ठीक है, कैटालिसिस का काम करेगा। नाउ अब और अगर हम बात करें तो ये जनरली कैसे होते हैं? 1000 2000 या इससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं जो एंजाइम्स होते हैं आपके। इनका जो वेट की अगर हम बात करें, सो इनका मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखें बच्चों, तो ये जनरली +2000 डाल्टन्स, डाल्टन इनकी यूनिट है, इससे ज़्यादा ही रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। एंजाइम क्या है आपके? यस, एंजाइम है काइंड ऑफ प्रोटीन। एक्सेप्शन क्या देखा हमने? राइबोजाइम। ठीक है, जो कि एक आरएनए मॉलिक्यूल है। क्लियर, बट वो भी कैटालिसिस का काम करता है, इसलिए वो एज अ एंजाइम काम कर रहा है। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुई आपको? नाउ हम इन्हें बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं। एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज बायो कैटालिस्ट। ठीक है, बायो कैटालिस्ट। क्लियर, अब कैटालिस्ट का क्या मतलब होता है? कैटालिसिस करने वाला, किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर उसको कैटालाइज कर दे, है ना, उस रिएक्शन को मिनिमाइज कर दे। क्लियर, उसके जो रेट है उसको क्या कर दे? मिनिमाइज कर दे। क्लियर, उसे हम बोलते हैं कैटालिसिस। और बायो क्यों बोल रहे हैं? वाई? बिकॉज एंजाइम जो है वो बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल में हमने अगेन क्या पढ़े थे? प्रोटीन्स पढ़े थे। एंजाइम्स हमें पता है क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम्स जो है प्रोटीन है, बायोमॉलिक्यूल है, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया आपने? बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट आपको टर्म दे दिया जाए, एंजाइम दे दिया जाए, दोनों ही सेम है। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हुई ना। अब इनके मेकअप की बात करें हम, इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो एक वर्ड आता है आपका बच्चों, होलो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम। सपोज दिस इज योर कंप्लीट एंजाइम। ठीक है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं? होलो एंजाइम। अब ये होलो एंजाइम भी ना डिफरेंट यूनिट से मिलके बना होता है। इसके स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो ये किससे मिलके बना होता है? एक आपका होता है एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। ठीक है, एक और फैक्टर आता है, एक और पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं को फैक्टर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ना? स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो जो एपो एंजाइम होता है ये कैसे होते हैं? प्रोटीनियस होते हैं नेचर में। ठीक है, ये प्रोटीन सब यूनिट्स भी कहलाते हैं, प्रोटीन सब यूनिट्स। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है ना। जो को फैक्टर्स है ना, को फैक्टर्स आपके नॉन प्रोटीन पार्ट है। क्या है ये आपके? नॉन प्रोटीन पार्ट्स। क्लियर, अब ये जो नॉन नॉन प्रोटीन पार्ट्स हैं ये भी फर्दर 2 पार्ट्स से मिलके बने होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका इसमें मेटल आयंस। ठीक है, मेटल आयंस जिसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन कैटालाइज होगी, अदरवाइज नहीं होगी, वो फिजिबल ही नहीं होगी। सो कुछ मेटल आयंस इंपॉर्टेंट होते हैं पर्टिकुलर किसके लिए? रिएक्शन के लिए। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सी रिएक्शन है और कौन सी रिएक्शन के लिए किस मेटल आयन की ज़रूरत है, या उसकी किस मेटल आयन की प्रेजेंस में वो रिएक्शन कैटालाइज हो रही है। इज दिस क्लियर? नाउ कुछ मेटल आयंस हो गए, जैसे अपना हो गया जिंक। ठीक है, उसी में अपने आ जाते हैं कुछ मैग्नीज आयन, मैग्नीशियम आयंस। क्लियर, और भी बहुत सारे आयंस काम आते हैं इसमें। सेकंड इसी में पार्ट आता है अपना बच्चों को एंजाइम। ठीक है, को एंजाइम। अब को मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स को जब आप स्प्लिट करके पढ़ोगे, तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से उसके मीनिंग्स क्लियर होंगे। अब को का क्या मतलब होता है? साथ साथ। तो ऐसे एंजाइम्स, ऐसे
नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स जो साथ में रह के, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो साथ में रह के काम करते हैं, किसके, एपोएंजाइम्स के, हमेशा साथ में रहेंगे, वो क्या कहलाते हैं, आपके कोएंजाइम्स, ठीक है। इसमें आपके डिफरेंट वाइटामिन आ जाते हैं, वाइटामिन मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना, जैसे नियासिन हो गए, आपके थायमिन हो गए, और कुछ जैसे थायमिन पायरोफॉस्फेट्स हो गए, है ना, ये सारे वाइटामिन जो हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साथ साथ काम करेंगे, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोएंजाइम। इज दिस क्लियर? कोएंजाइम। इसी में एक टर्म आता है बच्चों, क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या है, जो आपके कोफैक्टर्स थे ना, कोफैक्टर्स में जो आपके मेटल आयंस हैं, कोएंजाइम्स हैं, ये जब टाइटली बाउंड हो, ठीक है, टाइटली बाउंड हो किससे, एंजाइम से, टाइटली बाउंडेड रहें किनसे, एंजाइम से, टू दी एंजाइम थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। आपने डिफरेंट बॉन्ड्स पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो उसमें आपका एक आता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करता है, जो इसको टाइटली बाउंड कराने में हेल्प करते हैं। तब उस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप। जब ये क्या, कोफैक्टर्स में आपके मेटल आयंस और कोएंजाइम्स जो हैं वो टाइटली बाउंड हो थ्रू दी कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स होते हैं आफ्टर 12th, लाइक CUET हो गए अपने, है ना, और अपने गेट बी हो गए, ये वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आते ही आते हैं। सो आपका मोटिव सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि आपको 11th के एग्जाम्स पास करने हैं, कि आगे फर्दर आपको 12th के एग्जाम्स पास करने, नहीं, आपको इसके आगे भी एग्जाम्स अच्छे से, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आगे भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपको पता होगा कि आफ्टर 12th भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सो दैट आप अच्छे से एक यूजी प्रोग्राम में आप क्या कर सको, एडमिशन ले सको, है ना। उसके लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स भी होते हैं, ठीक है, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस अगेन आते हैं। क्लियर? इतनी चीज़ क्लियर हो रही है? तो सिर्फ 11th पास तो नहीं करना है ना, यस, आगे के एग्जाम्स भी आपको फाइट करना है। तो उस बेसिस पे से भी आप सोचने को चलो कि अगर आपका बेस अभी से मजबूत है ना बच्चों, देखो कोई भी मकान बनाने में आपको सबसे पहले क्या देने होते हैं, कॉलम और बिम्स डालने होते हैं, सो दैट उसका जो बेस है ना, जिस पे वो टिकने वाली है पूरी बिल्डिंग, वो कैसी रहे, बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत रहे, है ना। वैसे ही आपको देखो, नया नया सब्जेक्ट है ना, आपको अभी से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना होगा। सिर्फ अभी के लिए नहीं कि अभी एक क्लास पास करनी है या सेकेंड क्लास पास करना है, नो, आपको फ्यूचर को देखते हुए अपने बेसिस को अभी से क्लियर करने पड़ेंगे। क्लियर? इतनी चीज़ क्लियर हो रही है नाउ? ये वाले क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन आपके 11th में भी MCQ से फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर? सो कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ये कैसे होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं टू दी एंजाइम प्रोटीन पार्ट या प्रोटीन सब यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब मैं अगर बोलूँ कि क्या कोफैक्टर्स को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल सकते हैं, तो या आप बोल सकते हो। क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर हुई नाउ? राइबोजाइम जो हमने देखा था, ये अगेन एक एंजाइम है, बट ये एक्सेप्शनल है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या है, एक RNA मॉलिक्यूल है जो कैटालिसिस का काम कर रहा है, किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने का काम कर रहा है ना, कैटालाइज कर रहा है, इसलिए हम इसे एंजाइम बोल रहे हैं, यस और नो। बट चूंकि ये प्रोटीन नहीं है, ये RNA मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसलिए RNA मॉलिक्यूल है, देखो, राइबोजाइम, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही? तो एक्सेप्शन है इसका। पूछा जा सकता है कि राइबोजाइम का एक प्रोटीन होता है, सो नो, है ना, ये एक प्रोटीन नहीं होता है। क्लियर? इज दिस क्लियर नाउ? मॉलिक्यूलर वेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फ्रॉम 2000 टू मोर देन 2000 डाल्टन्स में ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। क्लियर? वही हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, है ना। समटाइम क्या होता है ना, एज वाला जो प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है ना, सफिक्स सॉरी, जो सफिक्स लगा होता है वर्ड में, एज लगा है ना, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या है। यस, ये क्या है, एंजाइम है। तो जो एंजाइम्स होता है ना, जनरली उनके लास्ट में जो सफिक्स लगा होता है उसमें एज आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके कौन कौन से हो गए, एक तो आइम्स, जैसे राइबोजाइम हो गया, है ना, इस टाइप की चीज़ें भी हो, जैसे रेनिन, और आपके जो वो थे उसमें है ना, प्रोलैक्टिन हो गए, आपके रेनिन हो गए, इन सब में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये भी तो एंजाइम थे, बट इसमें एज नहीं था। बट कुछ एंजाइम्स आप ऐसे देखोगे, जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस, लाएजेस, वो जो एंजाइम्स है उसमें क्या वर्ड मिलेगा आपको, एज, है ना, जो कि एक सफिक्स है। क्लियर है ना? तो आप इससे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, यस, दिस इज एन एंजाइम। क्लियर? इतनी चीज़ क्लियर हुई नाउ? इनके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, हियर अगेन ये क्या है, आपके वही चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक, नाउ कम टू दिस चार्ट, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। इसमें जितनी भी स्लाइड्स है ना, सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक, अभी के एग्ज़ाम के लिए भी और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी, इन फ्यूचर जो आप देने दोगे या देने वाले हो, है ना, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इनसे, डायरेक्ट। सोचो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कि आपको ज़्यादा इधर उधर कुछ मैकेनिज्म ये वो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं सीधे, आपको याद हो आप डायरेक्ट आंसर पिक कर सकते हो, ये नहीं याद है तो आपके मार्क्स वहीं गए। क्लियर? सो उस हिसाब से आपको इनको
क्या करना है, याद करना है, समझ करना है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स हैं आपके, कुछ सम कोएंजाइम्स एंड देयर प्रिकर्सर विटामिन्स एंड देयर रोल, ठीक है। कुछ एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, उनके प्रिकर्सर्स हैं कि कौन से विटामिन्स को लेके वो काम करने वाले हैं और कैसे काम करेंगे वो दिया गया है, ठीक है। जैसे बायोटिन है, बायोसाइटिन जो है, बायोसाइटिन देखो नाम से प्रेफरेंस मिल रहा है इसको, बायोटिन है ना। बायोटिन जो आपका विटामिन से है, B7 है, ये करता है किसको, ट्रांसफर करेगा आपके CO2 को। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे, ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि इसमें से क्वेश्चन फॉर्म होंगे, अब ये भी तो बताओ कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे, है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बायोसाइटिन जो कोएंजाइम है उसका क्या रोल है, ठीक है। तो उसका क्या रोल है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ CO2, ठीक है, ट्रांसफर करेगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लियर। अब उसी में आपसे पूछ लिया जाए कि उसका प्रिकर्सर विटामिन कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे उसमें, बायोटिन है ना, विटामिन B7, राइट। वहीं एक आता है आपका कोएंजाइम B12, ठीक है। 5 प्राइम, देखो ये जो 5 के ऊपर डैश होता है ना, इसे हम पढ़ते हैं प्राइम, इस डैश को क्या बोलते हैं, डैश नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं प्राइम, ठीक है। बायोलॉजी में इसे हम पढ़ते हैं प्राइम। तो इसे आप क्या पढ़ोगे, 5 प्राइम एडिनोसिल कोबालमिन, ठीक है, जो कि विटामिन B12 पे काम करता है। इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो क्या है, विटामिन B12, क्लियर। का क्या करेगा, इसका रोल क्या है, ट्रांसफर ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी मैंने आपको बताए थे, राइट। एनीवे एल्काइल, देखो काइल आइल वाला ग्रुप है ना, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है अपना, CnH2n+1, ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला होता है। इसके हम जैसे एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, तो इसमें कैसा आएगा अपना, मिथाइल, ठीक है, CH3 हो गया अपना, इथाइल हो गया, इसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन्स बढ़ते जाते हैं, इथाइल, तो इसमें C2H5 हो जाता है, ठीक है। इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ये सारे जो आइल वाले हैं ना, ये जिनमें क्या होता है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आइल ग्रुप का जो YIL जो लगा होता है, इसमें जो सफिक्स लगा होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, बट कुछ चीज़ें आप याद रखो कि जो एल्काइल ट्रांसफर ऑफ एल्काइल ग्रुप तो हो रहा है, बट आपको पता तो होना चाहिए कि एल्काइल ग्रुप्स होते क्या हैं। तो क्या होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड होता है, क्लियर। और इनका फंक्शनल ग्रुप की अगर आप बात करो तो क्या फॉर्मूला होता है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। एग्जाम्पल आपके इथाइल हो गए, मिथाइल हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। नाउ कम टू द फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, FAD। अगेन FAD जो है वो राइबोफ्लेविन, देखो फ्लेविन से आप फ्लेविन को क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है, राइमिंग करके इससे आप याद कर सकते हो कि जो फ्लेविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, जो FAD है, वो राइबोफ्लेविन पे काम करेगा, जिसे हम विटामिन B2 भी कहते हैं। वो ट्रांसफर करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स को। ये तो पता है आपको इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, है ना। कोई भी मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसके आउटर शेल में होते हैं, और न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके इनर शेल में होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्स होते हैं, वहीं हम बात करें प्रोटॉन्स की तो वो पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, नाम में ही है उनके न्यूट्रल, है ना, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, क्लियर। तो ये जो है राइबोफ्लेविन में क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को। भाई बॉडी है, हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला, जो हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में ATP फॉर्मेशन हो रहा था। FAD जो है ना, ये भी ATP फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। सो उसमें भी कैटालिसिस होता है डिफरेंट एंजाइम्स की प्रेजेंस में, ठीक है। सो रोल समझ में आ रहा है, वहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, क्लियर। वहीं हम बात करें कोएंजाइम A की, तो ये पेंटोथेनिक एसिड, पेंटो नाम में ही है, B5 होगा, ये पेंटोथेनिक है ना, मतलब विटामिन B5। ये कुछ आप ना ऐसे कुछ सिंपल सिंपल सी चीज़ें लेके आप चीज़ों को बहुत इजी वे में आप याद रख सकते हो। ऐसा होता है ना, हम बहुत देर से याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, चीज़ें याद नहीं होती, बट समवेयर हमें निमोनिक्स मिल जाए या कुछ ऐसे हमें मिल जाए, कुछ जुगलबंदी सी हो जाए ना, राइमिंग टाइप में कुछ हो जाए, तो क्या होता है, हमें याद करना ईजी होता है। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तो हो सकता है आपको वो चीज़ें याद ना आए, बट एक दो चीज़ें अगर आपको दिख जाती हैं, जैसे यहाँ पेंटो वर्ड भी मिल जाएगा ना, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होगा, यार वो पढ़ा था, वो तो देखो विटामिन B5 होता है, यस सुनो, यस, ये चीज़ें होती है बच्चों, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें ये सबके साथ होती हैं, है ना। सो इन चीज़ों को आप छोटी छोटी चीज़ों को आप याद रखना, है ना। सो पेंटोथेनिक जो होगा वो विटामिन B5 पे काम करेगा, और इसका काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ एसाइल एंड एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप मैंने बताया, एसाइल ग्रुप्स क्या, यस, जैसे ये अपना हो जाता है एसाइल ग्रुप की अगर हम बात करें, तो एसाइल ग्रुप में क्या होता है आपका RCO। अब ये फॉर्म कैसे होता है, जो आपका असाइल ग्रुप है ये कैसे फॉर्म होता है बच्चों, सो एल्काइल ग्रुप आपको याद हो, है ना। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, COOH, राइट, और यहाँ पे आपका कोई ग्रुप ऐड होता है, राइट। अब यहाँ से अगर आप OH ग्रुप को हटा दो, है ना, OH को अगर आप यहाँ से रिमूव कर दो, तो बचता क्या है, RCO। तो ये RCO जो बच रहा है ना, यही आपका असाइल ग्रुप कहलाता है, क्लियर। नाउ अब हम बात करें निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD, ठीक है। अगेन ये आपके बायोमोलिक्यूल का ही पार्ट है, क्लियर, वहाँ पे ये यूज होता है, क्लियर। न्यूक्लिक एसिड्स जो है उसमें इसका काम होता है, राइट। अब नियासिन, निकोटिनामाइड नियासिन, आप इससे याद रख सकते हो, जो कि विटामिन B3 है,
क्लियर। इसका काम क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड जो है वो H नेगेटिव आयंस को बोलते हैं, ठीक है। नाउ ये हो गया आपकी पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो है वो पायरिडॉक्सिन, देखो नाम में ही राइमिंग्स है ना, पायरिडॉक्सिन जो विटामिन B6 है इसमें क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स। अमाइनो ग्रुप्स आपको सबको पता है ना, अमाइनो एसिड्स में हमने देखे थे, बहुत अच्छे से देखे थे अमाइनो ग्रुप, आपको पता होना चाहिए, NH3 राइट, NH3 NH4 करेक्ट, वो सारे आपके क्या है, अमाइनो ग्रुप्स, क्लियर। अब बात करें हमारे थियामिन पायरोफॉस्फेट की, तो थियामिन अगेन नाम में ही राइमिंग है, थियामिन है ना, जो कि विटामिन B1 होता है, इसमें क्या ट्रांसफर करेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो CHO सबको पता है ना। नाउ टेट्रा हाइड्रोफोलेट है ना, फोलेट से फॉलिक एसिड आप याद रख सकते हो, जो टेट्रा हाइड्रोफोलेट है ये क्या करेगा, फॉलिक एसिड इसका प्रिकर्सर रहेगा, और ये इसका रोल क्या रहेगा कि ट्रांसफर ऑफ वन कार्बन ग्रुप, किसी एक कार्बन ग्रुप को ये ट्रांसफर करेगा विथ प्रिकर्सर फॉलिक एसिड, क्लियर। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अगेन बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे आप अगर एक बार में ना समझ में आए पॉज लेके आप डबल इसको प्रॉपर याद कर सकते हो, क्लियर। नाउ अब हम बात करें कि कुछ टाइप्स ऑफ को फैक्टर्स की, तो ये हम देख चुके हैं ना, को फैक्टर्स में हमने देखा था एक होता है कोएंजाइम, राइट। कोएंजाइम्स में आपने डिफरेंट जो डेराइव हो रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट विटामिन से हो रहे हैं। अभी हमने बहुत सारे विटामिन देखे, ठीक है, जिसमें अपना था एक NAD था, FAD था, है ना, फिर एक था पेंटोथेनिक एसिड्स, ठीक है, और भी बहुत सारे हमने देखे अभी। फिर वहीं हम बात करें मेटल आयंस की, तो मेटल आयंस में आपके मेजर कौन कौन से आ जाते हैं, मैग्नीशियम जो कि DNA पॉलीमरेज और हेक्सोकाइनेज में काम करता है। अब ये करते क्या है, ये ना स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब जैसे हम DNA के रोल की बात करें तो DNA के में भी उसके जब रेप्लिकेशन पॉलीमराइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत होती है, सो दैट वो उसको स्टेबल कर सके, जो उसमें रिएक्शंस चल रही होती है ना उसको प्रॉपर कैटलाइज करा सके, है ना। सो अब रेप्लिकेशन पॉलीमरेज की हम बात करें तो यहाँ पे ये उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्लियर। वहीं आपका एक आता है जिंक आयंस, ठीक है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम कर रहा है, ठीक है। फिर आयन के भी दो फॉर्म्स होते हैं, एक फेरिक और फेरस, ठीक है, फेरिक और फेरस कंडीशंस होते हैं जो कैटालिसिस और परऑक्सीडेसिस पे काम कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ दीज एंजाइम्स। देखो अभी किसके साथ काम कर रहा है, ये नहीं है कि सारे मेटल आयन सारे एंजाइम्स के साथ काम कर सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये डिपेंड करेगा कि कौन सी रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। एंजाइम्स है यार, आपको इतने सारे एंजाइम्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आप खुद सोचो, मतलब आप खुद सोच के देखो ना, घर में इतने सारे मेंबर्स है, सब अलग अलग काम कर रहे, क्यों भाई, एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, भाई नहीं कर सकता ना, तभी तो सबके घर में काम अलग अलग डिवाइडेड होते हैं, यस और नो, है ना। वैसे ही एंजाइम्स जो हैं उनकी क्लासेस हमने अलग अलग क्यों बनाई है, सो दैट वो अलग अलग काम कर सके, है ना। अब सब एक ही पे बर्डन हो जाए, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी बेचारों के साथ, है ना। देखो कितनी अच्छे से उनको स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए गए हैं कि इनके भी फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग डिवाइडेड हैं, राइट। सो मैग्नीशियम आयंस जो थे वो आपके DNA पॉलीमरेज और हेक्सोकाइनेज के साथ काम कर रहे हैं, है ना। जिंक आयंस जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ काम कर रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि उसकी कंपैटिबिलिटी है उसके साथ, है ना। अब यहाँ पे मैग्नीशियम आयन क्यों नहीं आया, मैग्नीशियम आयन क्यों नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है उसके साथ, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे DNA पॉलीमरेज में, तो DNA जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एज वी ऑल नो, है ना। नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको थोड़ा स्टेबलाइज होने के लिए, सो दैट उसका कॉन्फर्मेशन चेंजेस ना हो, उसके स्टेबल करने के लिए वहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव आयंस चाहिए होते हैं, है ना। तो वो पॉजिटिव आयंस कहाँ से मिलते हैं हमको, मैग्नीशियम आयन से, क्लियर, जो उसको स्टेबलाइज कराने का काम करता है, ठीक है। इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ी है ना यार, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे स्टेबलाइज करते हैं चीज़ों को, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, सबने पढ़ी है ना, 10th में पढ़ी होगी, यस, ठीक है। वहीं हम मॉलिब्डेनम की बात करें तो मॉलिब्डेनम आयंस जो है वो नाइट्रोजनेज में काम करता है, ये आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, आपने छोटी क्लासेस में बच्चों पढ़े होंगे ना नाइट्रोजन साइकिल, है ना। नाइट्रोजन कैसे साइक्लाइज होता है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और फिर कैसे इन्वायरमेंट में वो आप जाके मिल जाता है ना, वहाँ पे कौन काम कर रहा होता है, मॉलिब्डेनम आयन, क्लियर। ये चीज़ समझ में आ रही है। नाउ और भी बहुत सारे होते हैं ना, उनमें से ये एक चार्ट अगेन आपको दिया हुआ है, इसमें आप कुछ याद कर सकते हो, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फेरिक और फेरस की हम बात करें सो ये कैटालिसिस पर ऑक्सीडेज साइटोक्रोम्स, ऑक्सीडेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज अगेन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, वहाँ पे ये काम करते हैं, ठीक है। कॉपर आयन की बात करें तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ काम कर रहे हैं। मैग्नीज आयन की बात करें तो DNA पॉलीमरेज के साथ काम कर रहे हैं। मैग्नीज की बात करें, है ना, ये मैग्नीशियम आयन है, ये मैग्नीज आयन है, ठीक है। अगेन आपने सबने पढ़ा होगा ना पीरियोडिक टेबल्स, तो मेटल आयंस तो कुछ कुछ याद होंगे, मेटल्स के जो आपके मेटल को शो करने के जो उसके अपने ये है आपको ये तो याद होंगे ना,
है ना, ये इनके रिप्रेजेंटेटिव लेटर्स हैं, राइट। सो ये याद होने चाहिए। अब मैग्नीज की बात करें सो ये आर्जिनेज के साथ काम करता है। पोटेशियम आयंस जो है वो पायरुवेट काइनेज के साथ काम करता है। अब पायरुवेट काइनेज का रोल कहाँ आता है ये आप आगे पढ़ोगे, आने वाली क्लास में पढ़ोगे आप, नेक्स्ट क्लास में, है ना। वहीं हम मॉलिब्डेनम की बात करें तो नाइट्रोजनेज नाइट्रेट रिडक्टेज की में काम आता है, जो कि अपने नाइट्रोजन साइकिल में इसका रिस्पॉन्सिबल होता है ना, रोल होता है। जिंक आयंस की बात करें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, है ना। निकल की बात करें सो यूरिएज, ये भी आपको सिट्रिक एसिड साइकिल में पढ़ने मिलेगा, है ना। यूरिएज का फॉर्मेशन, है ना, निकल के निकल आयंस की प्रेजेंस में, क्लियर। सो ये कुछ आपके मेटल आयंस है बच्चों, किस एंजाइम के साथ वो काम कर रहे हैं वो उसका चार्ट था, क्लियर ना। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें किसके अकॉर्डिंग, आईयूबी। आईयूबी क्या है आपका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, क्लियर। इतनी चीज़ क्लियर हुई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इनके इसके थ्रू इन्होंने क्लासीफाई किया था कितने, 7 मेजर क्लासेस में। पहले बच्चों इसका 6 क्लासेस हुआ करती थी, अभी एक ऐड हुई है ना, न्यूली ऐड है आपकी ट्रांसलोकेज, ठीक है। ट्रांसलोकेज जो है वो पहले नहीं हुआ करती थी, बट ये अभी न्यूली एडिशंस में इसको ऐड किया गया है, ट्रांसलोकेज, जो किसी को एक मेंबर, जैसे हमने पढ़ा था ना, मेम्ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या हो रहा था, ट्रांसलोकेशन हो रहा था, राइट। लोकेशन ट्रांसलोकेशन हमने पढ़ा था ना, तो ट्रांसलोकेशन कोई ना कोई एंजाइम, कोई ना कोई मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा था ना उसमें, ये भी हमने देखा था ना, जब एक मेम्ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, या इंटर मेम्ब्रेनस जो उसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो मैट्रिक्स था उसमें जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उसे हम ट्रांसलोकेशन कह रहे थे, राइट। ट्रांसलोकेशन कह रहे थे। तो ट्रांसलोकेशन कराने वाले जो बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलोकेज, क्लियर। ये चीज़ क्लियर हुई। सो अगेन दिस इज योर न्यूली एडेड, क्लियर। वैसे आपकी 6 थी, नाउ आपके हिसाब से आपको 7 पढ़नी है, क्लियर। अब इसकी एक आपकी ओथ लिल करके क्या होती है, यस, ओथ लिल टी, ठीक है, ओथ लिल टी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बच्चों, निमोनिक हो गया, ठीक है। इसके थ्रू आप इन 7 क्लासेस को याद कर सकते हो, ओथ लिल, ठीक है। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज है, ट्रांसफरेजेज है, हाइड्रोलेजेज है, लाइजेज है ना, आइसोमरेजेज है, लाइगेजेज है एंड ट्रांसलोकेजेज है। इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसके चार्ट में आपको दे दूंगी, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज इट मीन्स ये क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जो मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हो रहे हैं उसका क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे, और जो मॉलिक्यूल क्या थे, ऑक्सीडाइज्ड थे, उनका रिडक्शन करा देंगे। इज दिस क्लियर। वहीं हम ट्रांसफरेसेस की बात करें तो ये किसी ग्रुप को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, क्लियर। हाइड्रोलेजेस की बात करें तो ये कैटेगराइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन में, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शंस में जब भी कोई ब्रेक डाउन हो रहा था, है ना, ऑक्सीडो रिडक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस तो आपको याद होंगे, है ना। ऑक्सीडो रिडक्शन जो प्रोसेस होते थे, रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम से आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा था, या सुनो, है ना। वहीं पे आपने कुछ हाइड्रोलिसिस प्रोसेस भी देखी होंगी बच्चों। उन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में, उन केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा था, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो उनका ब्रेक डाउन हो रहा था, या सुनो, है ना। सो वो क्या है, हाइड्रो किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। अब हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, बायोटेक पढ़ रहे हैं ना, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ बायोमॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, है ना। जब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था उसे केमिकल बेसिस पे देखा था, अब हम बायोमॉलिक्यूल्स के बेसिस पे देखेंगे, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। देखो केमिस्ट्री के साथ हमारा क्या इन्वॉल्व हो गया, बायो, सो हम उसे बायो के फॉर्म में देखने वाले हैं ना। सो यहाँ पे एंजाइम की बात करेंगे हम, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ वाटर जब कैटालिसिस हो रही है उससे, वो किस एंजाइम की वजह से हो रही है, हाइड्रोलेजेज। वहीं हम बात करें लाइजेज जो है वो एब्सेंस ऑफ वाटर में या विदाउट वाटर ब्रेक डाउन करेगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। इज दिस क्लियर। वहीं हम बात करें लाइगेजेज, जो कि 6th क्लास होती है, पहले मैं इस पे आ जाऊं। जो लाइजेज और लाइगेजेस होते हैं ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, सो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। जो लाइज है ना ये ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। वहीं हम बात करें लाइगेज की, तो ये क्या करेंगे, लाइगेट कराएंगे। लाइगेट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करना, अटैच कराना, या उनका एडिशन कराना, या उनको मिलाना। उसे वो मिलाने वाला काम कौन करेगा, आपका लाइगेज भैया करेंगे, ठीक है। वहीं पे जो लाइजेज है ना वो दूर दूर करने का काम करते हैं, ठीक है। इन दी एब्सेंस ऑफ वाटर वो दूर करते रहते हैं, ठीक है। तो गंदे हैं वो। अच्छे कौन है, जो मॉलिक्यूल्स को पास लाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जॉइंट कराने का काम करते हैं, ठीक है। इसमें एक वर्ड और इंक्लूड कर लो, जॉइंट। जॉइंट या लाइगेट, है ना, या एडिशन का काम कौन करेंगे, आपके लाइगेज करेंगे। इज दिस क्लियर।
यस और नो? नाउ आइसोमरेज की बात करें ना, तो ये आइसोमरेज क्या करेंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये आपको ग्लाइकोलिसिस में आगे देखने को मिलेगा कि आइसोमरेज का काम क्या हो रहा है ना, कि आइसोमरेजेस जो क्या काम करेंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो उसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगेन उनके केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो वो समहाउ सेम रहेंगे, वहीं उनका जो स्ट्रक्चरल बेसिस देखें अगर, तो उनका कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये जो आइसोमरेज एंजाइम है ये उनका आइसोमराइजेशन करेगा, आइसोफॉर्म उनका लेकर आता है, ठीक है। तो आइसोमराइज करने का काम कौन करेंगे, आपके आइसोमरेजेस, ठीक है। वही हमने बात करी थी अभी ट्रांसलोकेट की, तो ट्रांसलोकेट वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या करेगा, ट्रांसलोकेट कराएगा। अब वो कोई ग्रुप हो सकते हैं, वो कोई मॉलिक्यूल हो सकता है ना, उस पर एक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा वो किस पे काम कर रहा है। इज दिस क्लियर? वही ये आपका निमोनिक हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हो, क्लियर। नाउ अब बात करें अगेन, ये वही आपको डिटेल्ड दिया है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें हर स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपसे इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एंजाइम क्या है उसे डिफाइन करो, है ना, इसमें से एक को दे दिया, एक क्लास का नाम दे दिया, उसको डिफाइन करो। फिर आप डिफाइन भी करोगे तो क्या लिखोगे, है ना, जैसे मैंने आपसे बोला आप ट्रांसफरेजेस के बारे में बताओ, है ना, कि व्हाट आर एंजाइम्स एंड एक्सप्लेन ट्रांसफरेजेस, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना पूछा है कि एंजाइम क्या है, ट्रांसफरेज क्या है, ठीक है। बट आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है ना भाई, पढ़ रहे हैं यार, आंसर राइटिंग तो सीखनी पड़ेगी ना यार, ऐसी थोड़ी ना है ना। सो आप पहले एंजाइम्स को डिफाइन करोगे, ठीक है। फिर हमने जो इसके पार्ट्स देखे थे, होलो एंजाइम, को एंजाइम, है ना, वो वाला पार्ट आप करोगे, प्रोस्थेटिक और प्रोटीन वाला जो पार्ट, एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो देखे थे, राइट। उसके बाद आप कहाँ पे आओगे अपने, फिर जो भी उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स थी वो आप दे दोगे, करेक्ट। वहीं हम बात करें ट्रांसफरेजेस की। सो ट्रांसफरेजेस कौन सी क्लास है, सेकेंड नंबर ऑफ क्लास है, ठीक है। ये इसके डिफाइन ही है कि फर्स्ट क्लास में आपका फर्स्ट क्लास का है तो ये आएगा, सेकंड क्लास में ये आ रहा है, ठीक है। इज इज क्लियर? सिक्स क्लास का आपका लाइगेज ही होता है जो कि लास्ट क्लास थी पहले, अब ट्रांसलोकेज आपकी लास्ट क्लासेस है, ठीक है, एंजाइम की, ठीक है, आपकी नहीं एंजाइम की, क्लियर। नाउ ट्रांसफरेज की बात करें तो आपको ट्रांसफरेज लिखना है, ठीक है। फिर वो उसका रोल बताना है कि ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करता है, इसके बेसिस पे बच्चों अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन याद हो, ठीक है, अगेन आपकी बुक में ये दी भी नहीं है, या कुछ आपको कुछ एग्जाम्पल्स तो दिए ही है ना, उन एग्जाम्पल्स को आप लिख सकते हो, है ना, इसकी केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने आपको बताए थे कोई भी ग्रुप को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो आप एक केमिकल रिएक्शन लिख के उसके ग्रुप का ट्रांसफर मेंशन कर सकते हो, ये सुनो, है ना। और अगर वर्ड्स में भी आप लिखना चाहो तो वर्ड में भी एज एन एग्जाम्पल करके आप इसको, पहले आपने बताया इसका रोल क्या है, एग्जाम्पल में आप क्या कर दोगे, उस केमिकल रिएक्शन अगर आपको याद नहीं है तो उसको वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो प्रॉपर एरोज के साथ, क्लियर। आंसर राइटिंग क्लियर हुई? नाउ ये आप याद कर लेना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, राइट। नाउ अब हम बात करें आइसोजाइम्स की। सो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं ना जो आइसोजाइम बोले या आइसो एंजाइम्स बोले, है ना, दोनों सेम है। कुछ मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम इन द सेम स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म। जैसे हम बात करें एक पर्टिकुलर सेल की या ऑर्गन की, है ना, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो सेम रिएक्शंस पे क्या काम कर रहे होते हैं, ठीक है। चाहे वो एक पर्टिकुलर सेल हो, एक ही सेल पे भी कर सकते हैं, अलग अलग सेल पे भी कर सकते हैं, है ना, एक ऑर्गन में कर सकते हैं, अलग अलग ऑर्गन में काम कर सकते हैं, ठीक है। एक एनिमल में अकेले में काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एनिमल्स पे भी काम कर सकते हैं, अलग अलग एनिमल्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। बट उनका काम क्या है, सेम रिएक्शन को कैटलाइज करना, क्लियर। सो मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स इन द सेम स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स दैट कैटलाइज द सेम रिएक्शन बट पजेजेस डिफरेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऐसे एंजाइम्स जो सेम रिएक्शन को तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैटलाइज कर रहे हैं, बट उनका फिजियोकेमिकल हम प्रॉपर्टीज देखें तो उन एंजाइम्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, राइट। बट वो सेम ऑर्गेनिज्म में सेम सेल पे ही काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोजाइम या आइसो एंजाइम्स, ठीक है। जैसे आपके एग्जांपल हो गए लैक्टेट हाइड्रोजिनेज, अब ये क्या कर रहा है, इसके भी 5 आइसोजाइम्स फॉर्म होते हैं आपकी बॉडी में, क्लियर। वहीं पे हम बात करें हेक्सोकाइनेज, अगेन ये आपको देखने मिलेगा ग्लाइकोलाइसिस में, जिसकी हम क्लास, है ना, अपना फिफ्थ या सिक्स इसका फिफ्थ या सिक्स क्लास रहने वाली है आपकी, आई गेस फिफ्थ क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। हेक्सोकाइनेजेस, ठीक है, जिसमें हम इसके भी कितने फॉर्म्स होते हैं, 4 आइसोजाइम्स होते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंसेस अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट अमाइनो एसिड कंपोजिशन। अभी हमने देखा था फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब था, उनके जो अरेंजमेंट्स हैं उनमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू अमाइनो एसिड, वाई, बिकॉज दे आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किसके मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के, तो थोड़ा सा उनका कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू अमाइनो एसिड्स, क्लियर। इट इज क्लियर नाउ, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। कैसे, अब हम एंजाइम की बात करें, ठीक है, ये छोटे गोलू मोलू से दिख रहे हैं नाउ।
अब हम बात करें, हमने देखा था एक होलो एंजाइम, ठीक है, होलो एंजाइम जो पूरा एक एंजाइम पार्ट था, क्लियर, ये सुनो। अब इसी पे कोई अभी काम तो कर रहा है, हमने देखा ये काम कर रहा है, बट कैसे काम कर रहा है ना, वो भी तो देखना ज़रूरी है कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस पे एक्टिव साइट्स होती हैं, क्लियर, इस पे कुछ ऐसे कन्फर्मेशंस होते हैं जो एक्टिव साइट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इसका हो गया ये वाला, ठीक है, या सुनो, ये भी पेप्टाइड चेंज होते हैं, ये स्पेसिफिक पेप्टाइड चेंज होते हैं, जिसपे ये आपका हो गया एंजाइम, ये हो गई आपकी एक्टिव साइट, ठीक है, ये आपका हो गया है एंजाइम, या सुनो। अब यहाँ पे देखो ये ट्राइंगुलर फॉर्म में है, अब इस पे जो आने वाला जो सबस्ट्रेट रहेगा उसका भी ट्राइंगुलर फॉर्म में होना ज़रूरी है, तभी ये इस सॉकेट में आके फिट होगा, या सुनो, तभी ये इस सॉकेट पे आके या इसकी एक्टिव साइट पे आके ये बाइंड होगा। फिट होना, बाइंड होना, ये सब आम बात है, ठीक है, चलता रहता है एंजाइम्स में तो, ठीक है। अब ये आके इस पे क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा या इस पे आके फिट हो जाएगा या एक्टिवली बाइंड हो जाएगा, क्लियर। जैसे ही बाइंड हुआ, इसको एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट है, इसके बीच में क्या फॉर्म होगा, जैसे ये बंध गया इससे, या सुनो, ये आके बाइंड हो गया, इसे आप क्या बोलोगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है बच्चों, बहुत आराम से समझना, बहुत अच्छे से समझना। ये आपका था एंजाइम, यहाँ पे इतनी इसकी क्या थी, यहाँ पे एक्टिव साइट, क्लियर। इस एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए कौन आ रहा था, सबस्ट्रेट, बट सबस्ट्रेट का कॉन्फॉर्मेशन जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट के कॉन्फॉर्मेशन के हिसाब से होना चाहिए, तभी कोई फिट होगी चीज़, या जो नो। आप घर में कुछ सामान को फिट करते हो, कुछ चीज़ को फिट करते हो, या आप जैसे लॉक की बात करो, घर में जो हम लॉक्स लगाते हैं उसकी बात करें तो उसके प्रॉपर सॉकेट्स होते हैं ना, तो की जो है वो एक पर्टिकुलर सॉकेट पे ही जाएगी, हाँ, सारे सॉकेट्स पे जाके तो काम नहीं कर सकती है, बहुत स्पेसिफिक होती है, या सुनो। वैसे ही हम बात करें एंजाइम्स और सबस्ट्रेट की, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है बहुत स्पेसिफिक वे में होती है, ठीक है। तो जैसा उसका कॉन्फर्मेशन है उसके एक्टिव साइट का, अगर उस कॉन्फर्मेशन के ही अगर सबस्ट्रेट है तो वो इजीली बाइंड हो जाएंगे, और बाइंड करके क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इतनी चीज़ क्लियर है ना। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो हैं वो फर्दर क्या हो जाएंगे भाई, एंजाइम जो था वो अपना अलग हो गया, और सबस्ट्रेट का उसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट बना दिया। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, या सुनो, प्रोडक्ट बन गया, या सुनो। अब हम बात करें कि जो एंजाइम से, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा था, ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों ये वाली, है ना, ध्यान देना इस पे। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब रिएक्ट कर रहे थे, तो ये तो हमने कॉन्फर्मेशन के बेसिस पे देख लिया, आई होप ये चीज़ समझ में आई है आपको। एक्टिव साइट, यार एक्टिव साइट समझ में आ गई है, सबस्ट्रेट आ गया है ना, ये एंजाइम है आपका, क्लियर। अब हम बात कर रहे थे एंजाइम सबस्ट्रेट, इसकी एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था एंजाइम और सबस्ट्रेट से, क्या फॉर्म हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यस। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे चल के क्या बना रहा था, एंजाइम अलग हो रहा था और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, या सुनो, या सुनो। अब इससे आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही, पहला कि जो एंजाइम है जो किसी रिएक्शन को कैटालिसिस करा रहे हैं वो खुद इन्वॉल्व नहीं है उस रिएक्शन में। मैंने क्या बोला कि जो एंजाइम्स हैं जो किसी रिएक्शन को कैटालाइज करा रहे हैं वो खुद उस प्रोसेस में बच्चों किसी भी एक्टिव वे में अगर हम देखें तो उसमें केमिकली उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। या सुनो, केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जब भी हम सबस्ट्रेट को रिएक्ट कराते हैं तो हमें कुछ प्रोडक्ट मिलता है। इट मीन्स कि आपके पास जो भी सबस्ट्रेट होते हैं वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एंजाइम जैसा आपने सबस्ट्रेट के साथ दिया था वैसा ही आपका प्रोडक्ट के साथ वापस निकल रहा है। इट मीन्स कि जो सबस्ट्रेट है उसका फिजिकल फॉर्म चेंज नहीं होता है, ना तो उसका फिजिकल फॉर्म चेंज हो रहा है ना ही उसका केमिकल कंपोजिशन। मेन देखो, केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ मतलब उसका सब कुछ चेंज हो गया है ना, तो यहाँ पे उसका सब कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स जो उसकी बात करो केमिकल नेचर है जो है वो उसका, या केमिकल कॉन्फॉर्मेशन जो है वो उसका चेंज नहीं हो रहा है, किसका, एंजाइम का। सो एंजाइम जो है आप बोल सकते हो कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी भी रिएक्शन में, क्लियर। नाउ सेकंड चीज़ आप देख रहे हो, जो एंजाइम सबस्ट्रेट जो आपस में रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ये रिएक्शन कैसी होती है बच्चों, रिवर्सिबल। व्हाट डज रिवर्सिबल मीन्स, इट मीन्स कि अगर आप एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉम्प्लेक्स, क्लियर, ये अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना लिया है, क्लियर। सो एंजाइम और सबस्ट्रेट को जब आपस में रिएक्ट कराओगे तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, ये सुनो। ये तो हो गई आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन, इसे आप K1 दे दो, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि अगर हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करना है एंजाइम और सबस्ट्रेट में, तो क्या ये पॉसिबल है, तो यस ये भी पॉसिबल है। इसे आप नाम देख सकते हो कि -1,
है ना। इट मीन्स कि ये वाला जो प्रोसेस है ना, कि एंजाइम और सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम और सबस्ट्रेट का बनना, ये वाली जो प्रोसेस है ये होती है बच्चों कैसे, रिवर्सिबल। ये कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है ना। आप इसे बहुत अच्छे से समझो, क्लियर। ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है ना। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो बच्चों। थोड़ा सा मे बी आपको थोड़ा हैवी लग सकता है, बट दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से एंजाइम का आपको उसको कॉन्सेप्ट समझना है तो थोड़ा मेहनत कर लो यार, है ना। आगे के लिए आपके लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सो ये रिएक्शंस कैसे होते हैं आपके, रिवर्सिबल। वही हम बात करें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट और एंजाइम के फॉर्मेशन की, तो ये बच्चों हमेशा कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल, है ना। इट मीन्स कि ये जो रिएक्शन होती है ये कैसी होती है, इरिवर्सिबल। कैसी होती है, इरिवर्सिबल, क्लियर। अब ये मैंने क्यों बताया कि ये रिवर्सिबल है या ये इरिवर्सिबल है, इसका आपको आगे यूज़ पता चलेगा, ठीक है। अगेन इसमें से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। हम अगर बात करें आपके अगेन आफ्टर 12th के एग्जाम्स की, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है, समझ के याद करना है, ठीक है। वहीं हम बात करें यूनिडायरेक्शनल और इरिवर्सिबल के प्रोसेस की, तो ये तो आपको पता चल गया कि जो अपना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था वो प्रोडक्ट और अपना एंजाइम में आ गया, है ना। और ये जो प्रोसेस है ये क्या है, इरिवर्सिबल है। अब इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ये आपके क्वेश्चन में भी आया है, ठीक है। आपकी जो एक्सरसाइज है ये पूछा गया है, जस्ट इसका टर्म चेंज है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, रेट लिमिटिंग, ठीक है, रेट लिमिटिंग। अब मैं आपसे पूछूं कि रेट लिमिटिंग फैक्टर क्या है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, कौन सा फैक्टर है, प्रोडक्ट है, ठीक है। क्या है, प्रोडक्ट है। इज दिस क्लियर। अगर मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे इस रिएक्शन में रेट लिमिटिंग फैक्टर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोटीन है। वही मैं आपसे बोलूँ कि रेट लिमिटिंग रिएक्शन क्या है, तो आप रिएक्शन कौन सी बोलोगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट प्लस एंजाइम के फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है ये कैसी है, एक रेट लिमिटिंग रिएक्शन है। अब रेट लिमिटिंग रिएक्शन का क्या मतलब है बच्चों, सो रेट लिमिटिंग रिएक्शन का मतलब है कि ये वाली जो प्रोसेस है ना ये थोड़ा स्लो रहेगी, है ना। ये जो प्रोसेस होगी ये कैसी रहेगी, थोड़ी स्लो। वहीं हम कन्वर्जन देखें एंजाइम और सबस्ट्रेट का, तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो रहे थे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। तो ये वाली जो प्रोसेस हो रही थी ना, ये प्रोसेस कैसी हो रही थी, फास्ट, ठीक है। अब चूंकि ये फास्ट रिएक्शन थी तो आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे या बहुत आसानी से इसको आप चीज़ें बता नहीं पाओगे। बट वहीं हम स्लो प्रोसेस की बात करें तो ये उस रेट को लिमिट कर देती है ना, इसलिए हम उसे बोलते हैं रेट लिमिटिंग क्या रिएक्शन, या रेट लिमिटिंग फैक्टर। रेट लिमिटिंग फैक्टर आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, वाई, बिकॉज प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे ये चीज़ हो रही है ना, है ना। और ये कैसी होती है, सो ये कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। क्या होती है, इरिवर्सिबल, क्लियर। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। नाउ अब हम बात करें कि कुछ बाइंडिंग्स की देख लें, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ में आई है, स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और बीच में नोट कोई नहीं करेगा। पीडीएफ में आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगी, ठीक है, अपने टेलीग्राम की लिंक दे दूंगी जहाँ पे आप अपना पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हो, क्लियर। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्लियर। इतनी चीज़ें समझ में आई। अच्छा, अब किसी किसी के माइंड में आ रहा होगा ना यार, एंजाइम एज इट इज़ कैसे बाहर आ जा रहा है, इतने रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, एंजाइम ऐसे कैसे आ सकता है बाहर, किसी के दिमाग में चल रहा होगा ना, ये सुनो। यस, उसका भी सोल्यूशन है। अब ये जो काम है ना ये कैसे करते हैं, हमने देखा कि ये जो एंजाइम था ये इसके साथ बाइंड होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया और फिर से डिसोसिएट हो गया अपने प्रोडक्ट और एंजाइम में। सो हाउ दिस इज पॉसिबल, है ना। सो यस, दिस इज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग सबने पढ़ी है ना, 10th क्लास में हमने बॉन्डिंग्स पढ़ी हैं, यस और नो, यस। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही थी ना ये कैसे थे, वीक बॉन्ड्स थे, है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग। इट मीन्स कि यहाँ पे भाई कॉन्फर्मेशंस आपने कुछ टाइम के लिए किया, है ना। आपने देखा होगा कि आप एक ही क्लास में साथ पढ़ते रहते हो ना, अलग अलग क्लासेस में भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं साथ साथ पढ़ते रहते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, ये सुनो। वहीं हम बात करें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नए नए आए हुए होते हैं अलग जगह से, है ना। या फिर हम बात करें कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, जिन्होंने स्कूल दूसरा ज्वाइन कर लिया होता है ना। तो उन फिर वो जो फ्रेंड्स है ना उनके बीच की बॉन्डिंग धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, वीक होने लगती है ना। वहीं हम बात करें हमारे बेस्ट फ्रेंड्स की, है ना, बेस्ट फ्रेंड्स में कैसी बॉन्डिंग होती है, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। वहीं हम बात करें बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स में भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब
देखो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट बायो बॉन्ड्स पढ़े थे, है ना, जिसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखे थे, राइट। वहीं पे हमने पेप्टाइड बॉन्ड्स देखे थे, कार्बोहाइड्रेट, याद आ रहा है कुछ या सुनो। वहीं पे मैंने कुछ टर्म्स आपको बताए थे, कोवेलेंट बॉन्ड्स के, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के, है ना। फिर अपने वॉन्डर वॉल फोर्सेस के बताए थे या सुनो। एक इसमें होते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ठीक है, जिन्हें हम कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक। एक होते हैं आपके नॉन कोवेलेंट, ठीक, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड या सुनो, जिन्हें आप वीक बॉन्ड्स भी बोलते हो, क्लियर। अब वीक बॉन्ड्स में ना आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए, ठीक है, जो कुछ टाइम के लिए, ऐसा है ना, वीक भाई वीक है तो वो कुछ टाइम के लिए आपका साथ निभा देंगे, ठीक है, बट आपका काम हो जाएगा इतना तो वो करवा देंगे, ठीक है। वहीं आपका आ जाता है वॉन्डरवॉल फोर्सेस, ठीक, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, ठीक। वहीं आपका आता है एक हाइड्रोफोबिक, अगेन जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देख रहे थे ना, उसमें भी कुछ कॉन्फर्मेशन चेंजेस हो रहे थे, तो वो भी बॉन्डिंग के बेसिस पे हो रहे थे। जो चैनल आयंस देखे थे हमने मॉलिक्यूल्स के, सो किसी मॉलिक्यूल को बाइंड करा के और फिर नीचे ड्रॉप कर रहा था, या सुनो, है ना, जिसमें हमने यूनिडायनिक सिम्पोर्ट एनीपोर्ट ये वाले देखे थे, एंटीपोर्ट सिम्पोर्ट वाले, उसमें ये चीज़ देखी थी, वहाँ पे भी बॉन्डिंग का काम चल रहा था, है ना। सो ये वाले काय में आ गए आपके नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में आपके कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं, जिसमें आपका हो जाता है आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि ये ज़्यादा लंबे समय तक क्या होते हैं, बाउंडेड रहते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ईजी नहीं होता इनको तोड़ना, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड्स को तोड़ना, उनकी दोस्ती को तोड़ना क्या ईजी होता है ना। कोई भी आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, हम नहीं छोड़ेंगे अपने दोस्त का साथ, ऐसा वाला सिस्टम होता है ना। यस, सो कोवेलेंट बॉन्डिंग में आयोनिक बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ये सारे जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि इनकी नॉन कोवेलेंट या वीक बॉन्ड्स की, ठीक है, जिसमें अपना हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो समवेयर आपने एक पढ़ा होगा, चार्ज्ड आयंस, है ना, उनके बेसिस पे जो कुछ टाइम के लिए जो अपना पोटेंशियल चेंज होता है ना, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिविटी आ जाती है, उस बेसिस पे जो फॉर्म्स हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है ना। फिर वॉन्डर वोल्सेस और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, राइट। सो ये जब इससे बाइंड हो रहा है, जब यहाँ पे बाइंड हो रहा है, तो यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है ना इनके बीच में, ये कैसी हो रही है, वीक बॉन्डिंग हो रही है। इन्हें पता है कि हमें एक साथ काम करना है कुछ टाइम के लिए, फिर तो मुझे प्रोडक्ट बन जाना है। सबस्ट्रेट सोच रहा है फिर तो मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, और ये सोच रहा है चलो ठीक है यार मैं इनका साथ दे देता हूँ, मेरा क्या है, मुझे अपना कन्फर्मेशन चेंज तो करना नहीं है, मेरा कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, और मैं इसका प्रोडक्ट बनवा दूंगा, उसके बाद मैं अपना इंजॉय करूंगा वापस, मैं किसी और का साथ निभाऊंगा फिर, है ना। तो ये दानवीर टाइप के हो गए, है ना, कि यार चलो ठीक है करवा दो, इनका काम है, चलो करवा दो यार, थोड़े टाइम की तो बात है ना। ऐसा चलता है। किस बेसिस पे चल रहा है, अगेन कैसी बॉन्डिंग्स पे, वीक बॉन्डिंग्स पे, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है आपका पॉकेट एंड क्लेफ्ट, ठीक है। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही आपका पॉकेट या क्लेफ्ट भी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बेसिस पे बच्चों कुछ मॉडल्स दिए हैं, ठीक है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में कुछ मॉडल्स दिए हैं। एक हो गया आपका की लॉक एंड की, ठीक, लॉक एंड की, जिसमें जो एमिली फिशर ने दिया था अबाउट 18 समथिंग में दिया था इन्होंने, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया जो एंजाइम्स की जो साइट होती है ना वो रिजिड है, इट मीन्स वो तो वैसी ही रहने वाली है, ठीक। अब उस पर वही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा जो उसके कॉन्फर्मेशन का होगा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ये दे दूँ, इस रेक्टेंगल की जगह, इस ट्राइंगल की जगह मैं एक रेक्टेंगल डाल दूँ, तो ये क्या इसमें फिट हो पाएगा, ऑफकोर्स नॉट, है ना। तो इसमें बाइंड वही कर पाएगा जो उसके कॉन्फर्मेशन का होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो प्रॉपर फिट हो जाएगा और क्या बना लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्लियर। ये जो हाइपोथेसिस दी थी या ये जो मैकेनिज्म बताया था ये एमिली फिशर ने जो बताया था, इस मॉडल को क्या बोल रहे थे आप, की लॉक मॉडल, ठीक है, या लॉक एंड की मॉडल। जैसे मैंने बताया था ना कि कोई ताला चाबी वाला जो सिस्टम है, किसी पर्टिकुलर ताले की चाबी अगर हम देखें तो वो फिक्स रहती है ना। यहाँ पे हम देखें सो कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं ना, तो पर्टिकुलरली उस पर एक फिक्स्ड ही की उस पर क्या आ सकती है, काम कर सकती है, क्लियर। अगर हम इनकी बात करें तो एक ताले की जो चाबी होती है उस पर स्पेसिफिक चाबी काम कर सकती है ना, अदर अदर कीज़ तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लॉक्स की तो नहीं काम कर सकती है, यस और नो। वैसे ही कुछ इसके मैकेनिज्म में बताया था कि एंजाइम्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही जो उसके कन्फर्मेशन के होंगे, उस पर्टिकुलर डिज़ाइन के होंगे, वही डिज़ाइन इन द सेंस ऑफ कन्फर्मेशंस, ठीक है, उसके होंगे, तभी सेम कन्फर्मेशन के ही सबस्ट्रेट उस पर आके बाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज वो बाइंडिंग फिजिबल नहीं है, क्लियर। सो ये जो हाइपोथेसिस है क्या कहला रही है, आपकी लॉक एंड की हाइपोथेसिस। बट आगे चल के इसको इतनी मान्यता नहीं मिली है बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो का मॉडल है वो है आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा ही आपका क्या है, एक्सेप्टेड है, क्लियर, जो कि डैनियल कोशलैंड ने दिया था, ठीक है। इसमें इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी बताई है, किसकी, एंजाइम की, ठीक है, एंजाइम की फ्लेक्सिबिलिटी बताई है इन्होंने किस बेसिस पे, उसके सबस्ट्रेट के बेसिस पे।
जैसे सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल है ना, उसकी एक्टिव साइड को अभी आप देखो तो यहाँ पे कैसा फिट हो सकता है, एक रेक्टेंगल फिट हो सकता है, बट यहाँ पे आप देख रहे होगे उसके बावजूद क्या बना है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है। वाई दिस इज सो, बिकॉज ऑफ द कन्फॉर्मेशनल चेंज। सो ये एंजाइम जो है ना वो इतना फ्लेक्सिबल है नेचर में कि वो अपने सबस्ट्रेट को देख के अपनी एक्टिव साइट पे उसको चेंज करके, उस एक्टिव साइट में कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस करके वो उसको क्या करा लेगा, फिट करा लेगा। इस मॉडल को ही क्या गया कहा गया है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस हो रहा है किससे, सबस्ट्रेट से, है ना। सबस्ट्रेट को देखा, कोई भी एंजाइम है सबस्ट्रेट के अगर उसके कांटेक्ट में आ रहा है, सो उसके हिसाब से वो सोच रहा है यार ठीक है भाई, तेरे हिसाब से मैं काम कर लूँगा, तू टेंशन ना ले, तू जैसा है तू वैसा रह, मैं देख लूँगा। ऐसे दोस्त भी होते हैं ना जो बोलते हैं यार तू मेरे बस साथ में रह, बाकी तो मैं देख लूँगा, होते हैं या सुनो। वैसे ही कुछ एंजाइम वाला काम है भाई, बहुत दानवीर है ये, है ना, बहुत डिसेंट है, बहुत बढ़िया नेचर का है। क्या बोल रहा है वो सबस्ट्रेट से, तुम आते जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लूँगा, है ना, तुम्हें कोई टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस आओ, फिट और अपना प्रोडक्ट बना लो, है ना। सो इसने क्या किया, कन्फर्मेशन चेंजेस कर लिया। देखो इसको कितना चेंजिंग है नेचर में कि उसको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है ना। सो क्या किया उसने, अपना हिसाब से अपनी एक्टिव साइट को चेंज किया, उसको सबस्ट्रेट के साथ उसको फिट कराया, किसके बेसिस पे, यस किसके बेसिस पे, वीक बॉन्डिंग्स के बेसिस पे, है ना, वीक बॉन्ड्स के बेसिस पे उसको बाइंड कराया और रिएक्शन करके उसने क्या बना दिया, एक तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है आगे चल के आपका क्या बना देगा, देखो ये अगेन अपने कॉन्फर्मेशन में आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। क्लियर, क्या मिल जाएगा आपको, प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। बट चूंकि हमें सिर्फ इसकी फिटिंग के बारे में बता रहे हैं कि आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तक की रिएक्शन दी है आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तक की रिएक्शन दी है। आगे क्या होना है आपको पता है ना, एंजाइम अलग हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट अलग फॉर्म हो जाएगा, है ना। इतनी चीज़ तो आई होप आप सबको क्लियर है, राइट। अब वहीं पे हम बात करें कि तो एनालॉजी, जैसे हम एनालॉजी की बात करें तो जो हैंड और ग्लव्स की बात हो गई अपने, है ना, आराम से उस हिसाब से फिट हो जाते हैं, या सुनो वैसे ही कुछ इनके साथ होता है, ठीक है। अब इसी में आगे चल के आपको एक और साइड देखने मिलेगी बच्चों, कि आगे कुछ हम जो मॉडल्स पढ़ेंगे उसमें आपको देखने मिलेगा जो एंजाइम्स है ना, इनके पास एक एक्टिव साइट तो है, इसके बावजूद एक और साइट होती है ना। इस वाली साइट को जो मेन साइट है वो उसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट। और एक साथ में जो साइट होती है उसे हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। अभी कैसे काम करती है, इसका क्या काम है, इससे रिलेटेड जो मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर नाउ, अब बात करें हम बायोलॉजी में, आप बार बार देख रहे होगे प्रोसेस, रिएक्शन, है ना, मैकेनिज्म, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, जो प्रोसेस है उसी को हम मैकेनिज्म भी बोल रहे हैं, ठीक है। बट थोड़े से टर्म्स का चेंजेस हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टॉपिक, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स जो हम चीज़ें देख रहे हैं उसके बेसिस में इनका इंटरवली चेंज यू कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब एंजाइम की स्पेसिफिसिटी देखें तो एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं, अभी मैंने बताया, ये सुनो, हर एंजाइम हर रिएक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं था, करेक्ट। उसी वे में अगर हम उसकी स्पेसिफिसिटी की बात करें तो एक होती है आपकी बच्चों एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग सबस्ट्रेट के साथ, आइसोमर आइसोजाइम्स में हमने क्या देखा था, एक एंजाइम अलग अलग रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा था, या सुनो। वहीं अगर हम बात करें एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की तो एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, ठीक है, उसे आप बोलोगे एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, या सुनो। वहीं आप बात करो ग्रुप स्पेसिफिसिटी की तो एक एंजाइम रिलेटेड और से क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स के साथ एक से ज़्यादा के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, या सुनो। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की बात करें, स्टीरियो वर्ड याद आ रहा है कहीं, तो इसमें क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स पता है ना, 10th में पढ़े हैं ना ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना, जिनके मिरर इम्पोजेबल इमेजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, उन्हें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। सो उस पर भी ये काम करते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं पे काम करेंगे। क्लियर, तो ये क्या हो गए आपके स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। क्लियर नाउ, अब हम बात करें जियोमेट्रिक की, जियोमेट्रिक स्पेसिफिसिटी। तो जियोमेट्रिक स्पेसिफिसिटी में आप देखो तो सिस और ट्रांस का कन्फर्मेशन, सिस मीन सेम साइड पे अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो आपके हो जाते हैं सिस। वहीं अगर मैं देखूँ एक एंजाइम ऊपर है एक सबस्ट्रेट नीचे है, ये वाला जो कन्फर्मेशन होता है इसे ट्रांस बोलते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिस और कन्फर्मेशन, देखो अगर इनके जो ग्रुप होंगे ना, कौन से ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, अगर सेम साइड में है तो वो सिस होते हैं। वहीं अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग मतलब ऊपर नीचे हैं, अलग अलग साइड्स पे हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिस और ट्रांस। ये वाली कंडीशन आपकी सिस और ट्रांस वाली होती है, ये तो पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना बच्चों, राइट। तो ऐसे कन्फर्मेशंस के बेसिस पे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सिस और ट्रांस वाले ही हैं, फॉर्म्स हैं, उन पे ही ये क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे फ्यूमरेज वर्क्स ऑन फ्यूमरेट,
ठीक है, वाई, बिकॉज उसमें सिस और ट्रांस का कन्फर्मेशन चेंजेस है, करेक्ट। सो ऐसे एंजाइम्स जो इन पे ट्रांस और सिस पे काम करेंगे उन्हें आप बोलोगे जियोमेट्रिक स्पेसिफिसिटी। क्लियर। नाउ आपके फैक्टर्स हैं कुछ, है ना, अब कुछ फैक्टर्स की अगर हम देखें, सो ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पर क्या करेंगे, इनके प्रेजेंस होने या इनके ज़्यादा या कम होने से आपके एंजाइम्स को अफेक्ट होगा। और अगर आपके एंजाइम्स अफेक्ट हो रहे हैं तो फिर जो होने वाली रिएक्शन है उस पर भी उसका डायरेक्ट रिएक्शन अफेक्ट होगा। या जो इतनी बात तो समझ में आ रही है ना यार, कि जब कोई एंजाइम किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है ना, उसको कैटालाइज करा रहा है, तो अगर वही उसी को इफेक्ट हो गया, वही उसमें कम ज़्यादा या कुछ गड़बड़ होगी, तो यार कैसे काम चलेगा। सपोज कोई गाड़ी है, किसी गाड़ी से आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है और वो गाड़ी ही ख़राब हो जाए, उस सिचुएशन को ज़रा सोच के देखो क्या कंडीशन होगी उस टाइम पे। अगर आपके पास अदर ऑप्शंस अगर अवेलेबल है तो ठीक है, बट उस कंडीशन को सोचो जब आपके पास एक ही गाड़ी है ना कहीं दिक्कतें तो होंगी, है ना। अब उस गाड़ी को अफेक्ट करने के लिए हो सकता है भाई पेट्रोल खत्म हो गया, हो सकता है गाड़ी में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया हो, है ना, कुछ उसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई हो, या सुनो ये चीज़ें हो सकती हैं। वैसे ही हमारे एंजाइम के साथ हो सकता है कि जो एंजाइम काम करने वाले हैं, कुछ फैक्टर्स के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं अगर वो आ गए, देखो कोई भी रिएक्शन हो रही, इसे आप ऐसे समझो, कोई भी रिएक्शन है बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, आपको ये चीज़ तो पता चल रही होगी कि कब बॉडी में क्या हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते, है ना, या कब कैसी सिचुएशंस आ जाएं आपकी लाइफ में ये तो आपको भी नहीं पता हो सकता है ना। वैसे बॉडी के साथ समटाइम क्या होता है, जो रिएक्शन एक नॉर्मल वे में चल रही होती है ना, कुछ फैक्टर्स ऐसे कम ज़्यादा हो जाते हैं कि उसकी वजह से वो रिएक्शन या तो डिक्रीज हो जाती है या बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। या सुनो, या सुनो। और वहीं हम बात करें हमारे एंजाइम्स की, जो हमारी रिएक्शंस को कैटाबोलाइज कर रहे क्या क्या कर रहे थे, कैटालाइज कर रहे थे, उनकी अगर हम बात करें, सो वो ना एक प्रॉपर टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, एक प्रॉपर पीएच पे काम कर रहे हैं, फिर सबस्ट्रेट जिनके साथ उन्हें काम करना है वो कैसे हैं भाई, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। या सुनो भाई, रिएक्शन है यार, कोई हंसी मजाक थोड़ी है ना। तो वो फैक्टर्स जो हैं वो इनकी एक्टिविटीज़ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो इफेक्ट कैसा होता है कैसा नहीं होता है वो हम वन बाय वन देखेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं अपने टेम्परेचर की, ठीक है। सो जो आपके एंजाइम्स है बच्चों, प्रोटीन होते हैं नेचर में, यस और नो, ठीक है, प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हीट देने पे, एक्सट्रीम हीट देने पे भी आपके जो प्रोटीन है वो क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं, ये तो आप सबको पता है ना। जो प्रोटीन कॉन्शियस लोग हैं भाई, प्रोटीन डाइट जो कॉन्शियस है, प्रोटीन कॉन्शियस लोग हैं, उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं उन्हें ओवर कुक नहीं करते हैं। वाई, बिकॉज जो प्रोटीन होता है वो क्या हो जाता है, डी नेचर हो जाता है, बायोमॉलिक्यूल है यार, कब तक चीज़ें झेलेगा, है ना। सो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करेगा, यस और नो, राइट। सो आपके जो एंजाइम्स हैं वो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करेंगे। सपोज हियर इट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर, सो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर उसका फिजिबल है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जब तक है तब तक तो वो बढ़िया एक्सट्रीम लेवल पे, देखो सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव है ये, यहाँ पे कैसा है, हाईली एक्टिव, ठीक है ना। उसके बाद देखो फिर वो डिक्रीज होने लगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो एंजाइम है बच्चों वो कैसे होंगे, हाईली एक्टिव रहेंगे, ठीक है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर उससे कम रहा, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका रिड्यूस्ड है तो एंजाइम की एक्टिविटी समवेयर क्या होगी, थोड़ी सी हल्की हल्की कम हो जाएगी। वहीं बात करूँ ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया आपने, तब भी उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई इस कंडीशन में तो एंजाइम क्या होगा, डी नेचर हो जाएगा, ठीक है, टूट फूट जाएगा, कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा उसका, तो वो तो किसी लायक ही नहीं रहेगा। क्या कर दिया तुमने, हाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर दिया यार, मतलब टेम्परेचर है कि क्या है, मैं एक बायोमॉलिक्यूल हूँ, एक टाइम पे ही काम करूँगा, एक टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर पे ही काम करता हूँ, ऐसा थोड़ी है कुछ भी करवा लोगे, है ना। वो वाली कंडीशन होती है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है उस कंडीशन में ये क्या हो जाते हैं बच्चों, डी नेचर हो जाते हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करें किसकी, ऑप्टिमम टेम्परेचर से, ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर कम है, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अगर कम कर दिया ना आपने, उस कंडीशन में ही क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव। इनएक्टिव का क्या मतलब है भाई, कॉन्फर्मेशनली तो ठीक रहेंगे बट काम करने लायक नहीं रहेंगे, है ना। वो कह रहे हैं यार तोड़ फोड़ तो नहीं मचाई तुमने, लेकिन हमारे काम नहीं करने दिया, उस वाली कंडीशन में आ जाएंगे और बोलेंगे भाई हम तो इनएक्टिव ही रहेंगे, हमें काम करना ही नहीं है, जाओ नहीं करेंगे तुम्हारा काम। ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है किस कंडीशन में, जब आपका टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम होता है। क्लियर, इज इज क्लियर। नाउ मैक्सिमम एक्टिविटी इनकी यूजुअली जो होती है अपने 37 to 40 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही देखी जाती है, जिसमें ये हाईली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इनका जो कर्व मिलता है वो बेल शेप कर्व मिलता है, ठीक है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो कैसा मिलता है, ये बेल शेप्ड कर्व्ड मिलता है। क्लियर, जहाँ पे आपका जो एक्स एक्सिस होता है वो टेम्परेचर शो
कर रहा है इन डिग्री सेल्सियस, वहीं अगर आप बात करो वाई एक्सिस की, तो यहाँ पे उसकी रिएक्टिव वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? रिएक्शन। रिएक्शन की आप बात करो, फिजिक्स पोर्शन आपने देखा हो तो वेलोसिटी आपको पता होगा कि कोई भी रिएक्शन की जो रेट होती है उसे आप वेलोसिटी बोलते हो, है ना। सो ये रिएक्शन की रेट है, उसको आप क्या बोल रहे हो? वेलोसिटी, जो कि आपके वाई एक्सिस पे है। क्लियर? इज इज क्लियर बच्चों? नाउ पीएच की अब अगर बात करें, जैसे आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए था वैसे ही एक ऑप्टिमम पीएच पे ही ये काम करते हैं। हमने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल जो हमारा पीएच होता है वो जनरली अप्रॉक्स न्यूट्रल होता है ना, समवेयर स्लाइटली बेसिक होता है ना। 7.3 और 7.4 होता है हमारे ब्लड का, राइट, जो कि स्लाइटली बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रल, ठीक है। सो एक ऑप्टिमम पीएच होता है, तभी आपकी बॉडी क्या होती है? प्रॉपर काम कर पा रही होती है। वहीं आप एंजाइम्स की बात करो, सो ये जो है क्या एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। अब इसमें भी आपने पढ़ा होगा बच्चों, एक होता है एसिड, ठीक है, वहीं एक होता है बेस, या सुनो। अब हम आपने डाइजेशन में पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट 10th क्लास में, जो लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर था उसमें जो डाइजेशन था, है ना, पैप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब जो कुछ एंजाइम्स थे। पैप्सिन जो आपका कहाँ पे था? स्टमक से रिलीज हो रहा था। स्टमक का जो उसका जो पीएच था बच्चों कैसा था? एसिडिक नेचर था, या सुनो, या सुनो। जो किसकी वजह से था? ये HCl की वजह से था, राइट। HCl जो आपका एसिड था, इसकी वजह से स्टमक का जो पीएच था वो कैसा था? एसिडिक था नेचर में, है ना। तो वहाँ पे जो काम कर रहे थे पैप्सिन, जो कि प्रोटीन को कैटालाइज कर रहे थे, ये पैप्सिन कैसे ऑप्टिमम इनका जो टेम्परेचर है, इनका जो पीएच है वो किस पीएच का नेचर पे काम कर रहे हैं? एसिडिक। वहीं पे कुछ एंजाइम्स थे जो आपकी लिवर और पैंक्रियाज से रिलीज हो रहे थे, जो आपके ड्यूडेनम में आके मिल रहे थे, है ना। कहाँ पे आके मिल रहे थे? ड्यूडेनम में, जो इंटेस्टाइनल वाला, इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। वहाँ पे आपका जो पीएच था, जो आपका स्टमक का एसिडिक पीएच था, वो आके क्या हो रहा था? आपका अल्केलाइन हो रहा था। अल्केलाइन करने में कौन से जूसेस मदद कर रहे थे? आपके बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूसेस, ठीक है, जिसमें एक था आपका ट्रिप्सिन, जो काय में काम कर रहा है? आपके अल्कलाइन पीएच पे। कितने पीएच पे? 8 पीएच पे। अब मैं आपको बोलूँ कि आपने ट्रिप्सिन एंजाइम लिया, ठीक है, ट्रिप्सिन दे दिया जाए और इसको बोला जाए, सपोज मैं कोई केस स्टडी अगर क्वेश्चन आप पे बनाऊँ, तो मैंने बोला आपको ट्रिप्सिन दे दिया, ठीक है, ट्रिप्सिन दे दिया और इसका जो पीएच है ये 3 है। अब आपको इसकी वर्किंग बतानी है कि क्या ये काम करेगा, और उससे रिलेटेड आप उसका ग्राफ भी प्लॉट करो। चीज़ समझ में आ रही है? तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों की जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ना, इस किस पीएच पे काम करता है। आपकी बुक में मेंशन है, ये आपको बहुत अच्छे से चीज़ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि जो ट्रिप्सिन है वो आपके ऑलमोस्ट 8 जो पीएच है इस पे काम करेगा, ठीक है। अब आपको कंडीशन तो 3 की दी है, इट मीन्स कि ये क्या है? नेचर में एसिडिक है। तो क्या ये काम करेगा? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? आपको क्या बताना पड़ेगा? ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये इनएक्टिव हो जाएगा, यस और नो। और अगर मैं आपको ग्राफ का बोलूँ तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। इसकी एक्टिविटी क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? अब वहीं पे मैं आपको अगर और ये इसका एक और ग्राफ बोलूँ कि ये हो गई आपका पीएच हो गया और यहाँ पे उसकी एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है ना, पीएच बढ़ने के साथ साथ उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। तो समवेयर आपको इसका एक डिक्लाइन वाला आपको क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा। क्लियर? सो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही ये क्या रहेंगे? हाईली एक्टिव, हाईली एक्टिव, ठीक है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट बच्चों? ठीक है। सो एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही ये अपना हाई एक्टिविटी को शो करेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा ना उससे कम। क्लियर? ये चीज़ क्लियर है? अब ये डिपेंड कर सकता है कि आपका कौन सा एंजाइम है, कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। सो कुछ एंजाइम्स हैं जो एसिडिक पीएच पे ही काम करेंगे और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो आपके बेसिक नेचर पे ही काम करेंगे या बेसिक पीएच पे ही काम करेंगे, और कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। पीएच का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नाउ कम टू दी सबस्ट्रेट। अभी आप देख रहे थे कि सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, तो वहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होगे, है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ ये एक एंजाइम है और इसके पास बहुत सारे सबस्ट्रेट दे दिए जाए, ठीक है। अब सबस्ट्रेट तो इसके पास बहुत है बट एंजाइम तो एक ही है यार, है ना। तो आप अगर बोलो कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का क्या बढ़ाते जाओगे? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, है ना। जैसे यहाँ पे अलग अलग एंजाइम है, ठीक। सो जैसे जैसे आप एंजाइम सबस्ट्रेट का बढ़ाते कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जैसे जैसे आपने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया वैसे वैसे उसकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या है? बढ़ेगी। कैसे? एंजाइम्स तो फ्री हैं, जैसे सबस्ट्रेट मिलते गए वो आपस में क्या होते गए? बाइंड होते गए, तो एक्टिविटी बढ़ेगी, या नो। जो रिएक्शन आपकी अभी 5 मिनट में होने वाली थी वो और आपको 2 मिनट में करके दे देगा। क्यों? सबस्ट्रेट सफिशियंट है, एंजाइम सफिशियंट है, फटाफट उन्होंने रिएक्शन करी और फटाफट प्रोडक्ट बन गए, या नो। सो
जैसे जैसे आपका एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन भी उससे क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। हम बात करें रेट की, यहाँ बात हो रही है वेलोसिटी की, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट बच्चों, ठीक है। सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आप जैसे जैसे यहाँ बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती जा रही है। वाई? जस्ट बिकॉज कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो रहा है किसका, एंजाइम्स का। एंजाइम आए भाई, फटाफट उनको क्या मिले, क्या मिले, सबस्ट्रेट मिले, क्या हुई, बाइंडिंग हुई, बाइंडिंग होके क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया क्या में, प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन किसका, एंजाइम के, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। वही अब एक कंडीशन आ गई क्या, ये तो चलो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, एक टाइम तक बढ़ रहा है। वही एक कंडीशन आती है बच्चों, बहुत सारे आपने दे दिए, ठीक है। अब इंक्रीज करा आपने क्या, किसको किसको, देखो ये वाली जो कंडीशन थी ना, यहाँ पे 3 एंजाइम थे, यहाँ पे 4 सबस्ट्रेट थे, ठीक है। फटाफट मिलते गए सारे, उन्होंने कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बना दिया, बट एक सबस्ट्रेट आपका फिर भी है। इट मीन्स कि एंजाइम तो लिमिटेड थे ना यार, भले आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बट जितने एंजाइम थे उसके हिसाब से ही काम होगा, है ना। या तो आप सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बढ़ाओ तो चलने वाली है पैरेलल चीज़ें। बट अगर आप यहाँ पे बात करो कि अभी आप देख रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट की बात कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आपको हायर वेलोसिटी देखने को मिलेगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आपको हाई देखने मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा दोगे ना बच्चों, तो वहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब आपको फर्दर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, एज सच कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। वाई? बिकॉज वहाँ पे जितने भी एंजाइम्स थे सब ने अपनी जगह क्या कर ली, उनकी जितनी भी एक्टिव साइट्स थी सभी क्या हो चुकी हैं, ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। यस और नो? सारी एक्टिव साइट्स क्या हो गई हैं, ऑक्यूपाइड हो गई हैं विद दी सबस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद अगर आप और सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो भाई कहाँ जाएगा वो, एज इट इज सबस्ट्रेट का सबस्ट्रेट ही रहने वाला है ना, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। वाई? बिकॉज देयर इज नो मोर एंजाइम। यस और नो? सो एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी कर रहे हो तो भी उसकी ग्रोथ में कोई भी आपको उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, उसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, देयर विल बी नो चेंज सीन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है, यस और नो? यस और नो? तो आपको एक ऐसा क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हायर वेलोसिटी देखने को मिलेगी, या रेट ऑफ रिएक्शन आपकी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। इसे आप वी मैक्स भी बोलते हो, ये हाई रहेगी। और उसके बाद जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उसके बाद भी यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, वो ग्रोथ आपको कॉन्स्टेंट दिखेगी, ठीक है। उसमें फर्दर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। यस और नो? आई होप ये चीज़ समझ में आई हो। नाउ अब हम बात करें यूनिट ऑफ एंजाइम्स की, है ना। एंजाइम की एक्टिविटी देख ली आपने, कैसे होते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख ली, क्लियर। अब हम बात करें यूनिट्स की, तो एंजाइम के फर्दर यूनिट्स हैं, जैसे अमाउंट ऑफ एंजाइम कन्वर्टेड 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट पर मिनट, उस यूनिट को आप बोलोगे आईओ यूनिट, ठीक है। कैटल की बात करें तो ये एक ऐसा यूनिट है जो अमाउंट ऑफ कन्वर्ट कर रही है 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट को पर सेकेंड, ठीक है। स्पेसिफिक एक्टिविटी बच्चों, इसमें से बहुत एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। भर भर के पीवाईक्यूज में आप देख सकते हो एमसीक्यूज बनते ही बनते हैं, ठीक है। सीयूईटी एग्जाम्स हो गए और जितने भी एग्जाम्स हैं ना, उन सब में ये वाले आपको क्वेश्चंस बनते हैं। कैटल एक्टिविटी, कैटल यूनिट का कन्वर्जन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वहीं आपसे पूछी जा सकती है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी को कैलकुलेट करो, स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताने को आती हैं, राइट। वहीं हम बात करें स्पेसिफिक एक्टिविटी की, सो ये पर मिलीग्राम ऑफ एंजाइम को कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसकी प्योरिटी को मेजर करने के लिए, क्लियर। और 1 कैटल का मतलब होता है 1 कैटल इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻⁴ IU, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, यस और नो? नाउ अब मैं बात करूं कि हमने इतनी सारी एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ देख ली, सब देख लिया, बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना। अगर मैं इसको एनर्जी के बेसिस पे काम करूं ना, बात करूं तो ये जैसे ये कोई एंजाइम, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, ये कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वेट मैं बात करूँ बच्चों, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। कोई भी रिएक्शन होनी थी, क्लियर। अब उस रिएक्शन को एक मॉलिक्यूल जो है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, सपोज हियर इट इज़ योर सबस्ट्रेट एंड हियर इट इज़ योर प्रोडक्ट, ठीक है। लगने वाला टाइम जो है वो इतना है उसको, ठीक। इट मीन्स कि जो आप यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, फ्री एनर्जी गिब्स एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस होती है पॉजिटिव कंडीशन में, नेगेटिव कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। मतलब कोई कोई रिएक्शन अपने आप हो रही है, इट मीन्स कि वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस है,
क्लियर। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है उसको लगने वाला टाइम इतना था, इतनी एनर्जी लग रही थी, ठीक। वहीं आपने ये विदाउट एंजाइम था, ठीक है। अब मैं बात करूँ, अगर मैं आपसे इसे ग्राफ में पूछूं बच्चों तो आप ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ, ये अगेन योर एक्स एक्सिस, हियर इट इज़ योर वाई एक्सिस। अब मैंने इस सबस्ट्रेट के साथ क्या क्या डाल दिया, इस सबस्ट्रेट के साथ मैंने ऐड कर दिया एंजाइम, ठीक है। अब ये एंजाइम जो है ना, जो रिएक्शन ऐसी हो रही थी ना, अब वो उसको क्या कर देगा, ऐसे कन्वर्ट करा देगा और फटाफट से इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये वाली जो एनर्जी हुई है ना, यहाँ पे जो एनर्जी लग रही थी ये था आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेस होने में जो एनर्जी लग रही थी, गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब उसने क्या किया, जो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी लग रही थी उसको उसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया। किसमें, जो एक्टिवेशन एनर्जी थी बच्चों, उसने उसको क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। किसने, एंजाइम ने। तो जो रिएक्शन अभी मान लो क्या ले रही थी, 10 मिनट ले रही थी, उसको उसने रिड्यूस करा दिया कितने में, 5 मिनट्स में। तो आप खुद सोचो, कोई रिएक्शन जो आप चाहते हो कि मुझे यार जल्दी जल्दी याद हो जाए, मैं फटाफट से पढ़ाई करूं और अपना आगे बढ़ूं, है ना। अब आप सोच रहे हो कि यार कोई भी कॉन्सेप्ट है आपका, कोई भी चैप्टर है आपका, आप सोच रहे हो जल्दी से हो जाए, है ना। एक बच्चा है कि मैनुअली सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ते हुए। एक बच्चा स्मार्ट है जो निमोनिक्स भी पढ़ रहा है, शॉर्ट ट्रिक्स भी देख रहा है, वहीं पे फ्लो चार्ट्स को भी कवर कर रहा है ना, वहीं डायग्राम्स को भी कवर कर रहा है। तो उसने क्या किया, क्विक पॉइंट्स लिए, उसको समझ में आ गया यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मैं कर लेता हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट ऑल तो सब कुछ है ना, छोड़ना कुछ नहीं है, बट एक तरीका होता है चीज़ों को करने का, है ना। तो उसने देखा कि यार ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये कर लेता हूँ तो सिलेक्शन तो पक्का, ठीक है। तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली थी ना आप लोगों की, जो एक नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा था, सारी चीज़ें धीरे धीरे कर रहा था, उसकी एनर्जी ज़्यादा लग रही थी, एनर्जी भी लग रही थी उसकी ज़्यादा, उसके साथ साथ उसका टाइम कंज्यूम हो रहा था, है ना। वहीं जो दूसरा बच्चा, ये दोनों चीज़ें क्या लग रही थी, ज़्यादा लग रही थी। वहीं जो दूसरा बच्चा था, ऑल्दो सेम पोटेंशियल है दोनों में बच्चों, ठीक है, बराबर है दोनों, उसके बावजूद इसको पता है कि इसने इसने एनर्जी रिड्यूस कर ली, टाइम रिड्यूस कर लिया। किस बेसिस पे, निमोनिक्स के बेसिस पे, शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पे, फ्लो चार्ट्स के बेसिस पे, टेबल के बेसिस पे, डायग्राम्स के बेसिस पे। तो इसकी जो पढ़ाई है ना, इसके लिए थोड़ी सी स्मूथ हो गई, राइट। वहीं पे कुछ एंजाइम्स का काम होता है, जब भी एंजाइम्स जो है जब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी का रिएक्शन में, तो वो क्या कर देते हैं, उस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, सो दैट जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपने जो खाना खाया है, ब्रेकफास्ट किया आपने, है ना, और नून में आप क्या कर रहे हो, लंच कर रहे हो, यस या सुनो। अब आपकी बॉडी सपोज आपके ब्रेकफास्ट को शाम तक क्या कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है। किसी किसी का डाइजेशन खराब होता है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉपर आपके एंजाइम्स काम नहीं कर रहे होते हैं, आपके डाइजेशन में क्या हो रहा है, एंजाइम्स उनको फटाफट ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी दे रहा है ना, डाइजेस्ट करा दे रहा है। वहीं पे आप एक दूसरी बॉडी है जो बीमार है, वहाँ पे आप देख रहे होगे कि लोगों को भूख नहीं लग रही है ना, या बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। वाई, बिकॉज यार प्रॉपर डाइजेशन नहीं है, एनर्जी नहीं मिल रही है, अच्छे से वो काम नहीं कर पा रहा है। चीज़ें समझ में आ रही हैं, या सो नो। यही कहानी अपने एंजाइम्स की है, क्लियर। अब बात करें मैकेनिज्म्स की, तो अगेन ये वही है। अब इसमें देखो तो ये क्या कर रहा है, देखो विदाउट एंजाइम उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो वहीं जब जैसे ही एंजाइम आया, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, और फटाक से उसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। यस और नो, करेक्ट, क्लियर है ये चीज़। सो लोअर कर देते हैं, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, ठीक है। और जब भी आपको एंजाइम की क्या दे मैकेनिज्म पूछें, तो आपको ये मेंशन करने हैं, कुछ की पॉइंट्स जो हैं या वो आपको मेंशन करने हैं बच्चों, क्लियर। वही क्या कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। जो एनर्जी पहले उन्हें ज़्यादा चाहिए हो रही थी, वो अब क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। एंजाइम्स डू नॉट अल्टर द फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज तो मैंने आपको बताया गिव्स एनर्जी, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। बट वो एक्टिवेशन एनर्जी वो तो वैसी की वैसी थी यार, देखो। बट उन्होंने क्या किया, जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसको कम कर दिया। जो एनर्जी पहले ज़्यादा चाहिए थी किसी रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, उसको जस्ट उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना। अब डेल्टा जी आपको क्या बताएगा कि कोई रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, वो आपके बताते हैं डेल्टा जी। कैसे बताएगा कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इट मीन्स कि उसे एनर्जी, बिना एनर्जी के मतलब यहाँ का जो साइन होगा आप देखोगे पॉजिटिव रहता है। इस कंडीशन में कैसी रिएक्शंस होती हैं, नॉन, यस इस कंडीशन में कैसी होती है, यहाँ पे एनर्जी नहीं चाहिए होती है, तो काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक होती है। वहीं आप नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करो तो इनको कराने के लिए आपको एनर्जी देनी होती है, इसलिए ये कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहलाती हैं,
क्लियर, इन्हें एंडोथर्मिक भी बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? एक्टिवेशन का मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? यस और नो? नाउ अब कॉन्सेप्ट्स हैं आपके कुछ ग्राफ्स पे बच्चों, माइकलिस मेंटन इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है, जो कि एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बता रहे हैं, कुछ ग्राफ्स के बेसिस पे बता रहे हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के बेसिस पे भी और फर्दर आपके कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे भी। इससे आपके डिस्क्रिप्टिव भी फॉर्म होते हैं, राइट, और आपके इससे एमसीक्यूज भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। केस स्टडीज़ भी क्वेश्चंस इससे आराम से बनेंगे, ठीक है। केस स्टडीज़ बच्चों, ग्राफ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्राफ का ही एनालिसिस करने को दे दिया जाए ना, आपसे एक स्टेटमेंट दे दिया जाए और 3-4 आपको ग्राफ दे दिए जाए ऑप्शंस में, उसको एनालिसिस करके आपको बताना है, तो वहाँ पे आपको ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, ठीक है। अब ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई वो वाला नहीं, ये वाला वाई नहीं, ये वाला वाई। वाई दिस इज सो? जस्ट बिकॉज कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कंपैरिजन ही आपको बताता है कि एग्जैक्टली ग्राफ का आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। ये सुनो, तो इन चीज़ों को एनालाइज करना, एक्स एक्सिस हो गया आपका, है ना, आपका वाई एक्सिस हो गया, इन सबको आपको एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है? नाउ माइकलिस मेंटन जो आपने जो इक्वेशन दी गई थी, ये अगेन रिलेशनशिप बताया था कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन में और उसके रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। यहाँ पे जो के एम है ये होता है अपना क्या, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, हियर इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है? सो हियर इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्शन वेलोसिटी, अगेन रेट ऑफ रिएक्शन जैसे हम बोल रहे हैं, एंड दी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है आपका वी नॉट, क्लियर, एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट बनाया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ये शो करता है आपके कॉन्सेंट्रेशन को। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगेन लेके हेल्दी और इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। बायो में इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। या सुनो, ऐसे ही नहीं है कि हमने सिर्फ ब्रैकेट लगा दिया है। ब्रैकेट वहाँ पे क्या शो कर रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है कि जो सबस्ट्रेट है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पे उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। इज दिस क्लियर बच्चों? नाउ अब एक होता है आपका वी मैक्स, ठीक है, एक हो गया वी नॉट, एक हो गया वी मैक्स, एक हो गया आपका सबस्ट्रेट, एक हो गया आपका के एम। देखो यहाँ के एम में ब्रैकेट नहीं है, वी मैक्स में नहीं है ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं हुई, सबस्ट्रेट के साथ कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ठीक है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, बट अभी से इनको सीखोगे तो आगे चल के आपको कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे, राइट। चलिए, अब वी मैक्स जो है ना, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। और वहीं हम बात करें के एम की, तो के एम जो है वो आपका माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है, ठीक है, जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ इज वी मैक्स, ठीक है। किसी भी इसका जो कांस्टेंट की हम बात करें, तो जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उसके हाफ वी मैक्स के बराबर होगा, ठीक है। वो शो करेगा आपका क्या, के एम, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है बच्चों अफिनिटी की, ठीक है। किसकी बात आती है? एक अफिनिटी की, क्लियर। कैसे काम करेगा ये? जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है, किसका, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है, सो के एम की जो अफिनिटी, के एम की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। वहीं हम बात करें सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, तो वहाँ पे जो अफिनिटी होगी वो ज़्यादा होगी। और अफिनिटी किसकी होगी? एंजाइम की अफिनिटी, है ना, एंजाइम की जो साइट। भाई सबस्ट्रेट कम है तो एंजाइम की अफिनिटी ज़्यादा मिलेगी ना, और उसकी एक्टिव साइट ज़्यादा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उस कंडीशन में के एम जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। यस और नो? ये बात समझ में आ रही है? अफिनिटी समझ में आई? अफिनिटी टू दी एंजाइम, है ना, किस चीज़ से रिलेटेड, किसके कंपैरिजन में? सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में। सबस्ट्रेट अगर कम है, अफिनिटी ज़्यादा होगी। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? अफिनिटी से, ठीक है। इट मीन्स कि सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा तो अफिनिटी कम होगी, और सबस्ट्रेट कम है तो अफिनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा है तो अफिनिटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि एंजाइम्स के पास एक्टिव साइट जो अवेलेबल है वो ज़्यादा है, ठीक है। वहीं हम बात करें सबस्ट्रेट अगर मैंने क्या बोला अभी, सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा है तो एंजाइम की जो एक्टिव साइड्स हैं वो कम होंगी। इट मीन्स कि उसकी अफिनिटी कम हो जाएगी, राइट। वहीं हम बात करें कि सबस्ट्रेट अगर कम है, इट मीन्स कि एक्टिव साइट्स जो हैं किसके पास हैं? एंजाइम्स के पास। वो कैसी रहेंगी? ज़्यादा रहेंगी। चूँकि एक्टिव साइट्स ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए उसकी अफिनिटी क्या है बच्चों? ज़्यादा होगी, ठीक है। सो इनमें कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, क्लियर। ये चीज़ क्लियर हुई? नाउ
है ना। यहाँ पे देखो अफिनिटी किसके थ्रू बताइए, यहाँ पे सबस्ट्रेट के। इट मीन्स कि जैसे ही आपकी केएम की वैल्यू कम होगी, वो उससे जैसे ही ये कम होगी वैल्यू किसकी, केएम की, कांस्टेंट की वैल्यू, यहाँ पे जो आपका सबस्ट्रेट है ना, इसकी अफिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वहीं हम बात करें केएम अगर ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट की अगर अफिनिटी की बात करें तो यहाँ पे सबस्ट्रेट की अफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। और वहीं हम एंजाइम की अगर एंजाइम की अफिनिटी देखें तो एंजाइम की अफिनिटी भी इससे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसके अपोजिट होगी, किसके, सबस्ट्रेट की अफिनिटी के। क्लियर। सी, यहाँ पे आपका अगेन एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे आपके वेलोसिटी दी हुई है, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जब आप केएम की वैल्यू देख रहे हो, जब आपका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लो है, वहाँ पे आप केएम की अफिनिटी देख पा रहे होगे ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम बात करें कि सबस्ट्रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी अफिनिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। केएम की वैल्यू आप जैसे इंक्रीज कर रहे हो उसकी अफिनिटी क्या होती जा रही, कम है, और एक टाइम के बाद आपको कॉन्स्टेंट मिल रहा है, राइट। सो इसका जो ग्राफ होता है ये कैसा होता है आपका ग्राफ, यस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर। यही जो है, यही आपका जो रिलेशन बताता है किसमें, सबस्ट्रेट और उसके कॉन्सेंट्रेशन में, किसके, वेलोसिटी में। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं माइकलिस मेंटन कर्व। क्लियर। और ये उसका इक्वेशन होता है, ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। दिस इज क्लियर नाउ। अब हम बात, यहाँ एक कंडीशन और देखने को मिलेगी बच्चों, जब भी आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आपके कांस्टेंट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, उस कंडीशन में आपको रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, जो वेलोसिटी है वी नॉट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगा आपका वी मैक्स अपॉन 2। क्लियर। किस कंडीशन में, जब आपका आपका जो कांस्टेंट है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है। क्लियर। अब इसी में एक रिएक्शन वो आप देख चुके हो ऑलरेडी कि केएम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो केएम का आपका वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी उसकी अफिनिटी के बेसिस पे। ठीक है। अब इसी में आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं एंजाइम्स इनहिबिशन के। ठीक है। अब हमने क्या देखा था, जो एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स थे, जो उसका जो एक्टिव साइट का जो कन्फर्मेशन था वो डिपेंड कर रहा था किस पे, उसके सबस्ट्रेट पे। ठीक है। तभी आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था, यस और नो, और फिर आपका यहाँ से एंजाइम और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। करेक्ट। ये चीज़ आपने देखी थी। मैंने वहीं पे आपको एक चीज़ बताई थी कि इसके साथ साथ एक और साइट होती है जिसे हम एलोस्टेरिक साइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो एलोस्टेरिक साइट होती है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि इसमें इनहिबिशन के काम में। ठीक है। कैसे, सपोज आपके पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सब फाइट करेंगे किसके लिए, इस एक्टिव साइट के लिए। ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक्टिव साइट के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स हैं जो उसके साइज के नहीं हैं, फिर भी उस पर काम करेंगे, फिर भी उनको चाहिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कंपटीशन होगा, यस और नो। कंपटीशन होगा तो समवेयर उसकी एक्टिविटी में उसके इनहिबिट करेंगी उसकी एक्टिविटी को, यस और नो। जहाँ पे आपको एक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना था, अब उस सबस्ट्रेट के जगह कोई और सबस्ट्रेट आ जाए, कोई और मॉलिक्यूल्स आके अगर उसके सेम साइट के लिए, सेम एक्टिव साइट को बाइंड करने के लिए अगर फाइट करें, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट आपका बनना था बच्चों, वो क्या बन पाएगा, नहीं। उस कंडीशन में क्या क्रिएट होगा, इनहिबिशन होगा, यस और नो। होता है यार, सबके साथ होता है, अपनी आम जिंदगी में भी ये चीज़ें होती रहती है ना। काम में करने वाले बहुत होते हैं, काम संवारने वाले कम होते हैं। वैसे ही एंजाइम्स की लाइफ में भी प्रॉब्लम है, बेचारा इतना दानवीर है, सबकी मदद करने को तैयार है, बट सोचो, वो जो कह रहा था कि यार तू बस बैठ मैं सब देख लूंगा, उसके पीछे की जो कहानी है ना, उस दोस्त के पीछे की कहानी हमें पता ही नहीं है कि बेचारे को क्या क्या कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है। देखो उसे कैसे कैसे इनहिबिशंस का सामना करना पड़ सकता है ना। अब ये इनहिबिशंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। वो हम आगे देखने वाले हैं, वन बाय वन देखेंगे। इसी में एक होता है आपका इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इनहिबिशंस वो होंगे जो टाइटली बाउंडेड होंगे और सिंगल वे में होंगे, राइट, यूनिडायरेक्शनल होंगे, ऐसे होंगे आपके इरिवर्सिबल, जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। वहीं अगर हम रिवर्स वाले इनहिबिशन की बात करें तो ये क्या होगा, लूजली बाइंड होंगे और ये रैपिडली डिसोसिएट भी हो जाएंगे, राइट। जैसे आपके टाइप्स इसमें हो गए कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है। वहीं हम बात करें इरिवर्सिबल कॉम्पिटिशन्स की, तो इसमें आता है आपका कौन सा, कॉम्पिटिटिव। नो, इसमें आपका जैसे डज नॉट डिसोसिएट, तो ये परमानेंटली डिसोसिएट नहीं होने वाले हैं। जैसे इसमें आ गया पेनिसिलिन इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, तो उसको क्या कराएगा, कन्फर्मेशन चेंज या डिग्रेड ही करा देगी, उसकी साइट ही गायब हो जाएगी, सो दैट फर्दर वो किसी और के साथ क्या ना कर सके, क्या ना कर सके, बाइंड ही ना कर सके। बात समझ में आ रही है। सो ये सब चीज़ें जो आप देखने वाले हो काय में, इनहिबिशन में। ठीक है। अब उसमें बात करते हैं हम पहला अपना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूँ फर्दर, ये आपका हो गया एक एंजाइम। क्लियर। अब इस एंजाइम, इसके पास एक एलोस्टेरिक साइट भी है। वेट, अब मैं बात करूँ जैसे
ये तो हो गया उसकी एक्टिव साइट की बात, क्लियर। अब यहीं पे उसके एलोस्टेरिक साइट भी है, ये हो गई इसकी एक्टिव साइट, क्लियर। ये हो गई इसकी एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट फर्दर कोई भी मॉलिक्यूल आके यहाँ पे बाइंड कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करें कॉम्पिटिटिव वाले की, कौन सा केस चल रहा है अपना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इट मीन्स कि एक्टिव साइट के लिए फाइट होगी यहाँ पे, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई नॉर्मल सबस्ट्रेट है जिसे बाइंड होना है, एक्चुअल में आप चाहती हो कि वो सबस्ट्रेट बाइंड हो, बस इस साइट के लिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी है जो फाइट कर रहा है, इस सेम साइट के लिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी है, क्या करेगा, सेम साइट के लिए क्या करेगा, फाइट करेगा। उस कंडीशन में आप बोलोगे कौन सा कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन। इनहिबिटर रिजेम्बलेंस, कौन सा, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि जो इनहिबिटर है, यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है, देखो हम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज बच्चों इतने सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, बार बार सेम बायोमोलिक्यूल का नाम लेना तो फिजिबल नहीं है ना, या एक सेम उसकी बात करना भी आपके लिए करेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम उसको नाम टर्म दे रहे हैं सबस्ट्रेट या क्या, प्रोडक्ट, क्लियर। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो ये रिएक्शन सेम रिएक्शन ही चल रही है इनमें, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, राइट। अब हम बात करें सबस्ट्रेट की, तो जो इनहिबिटर है ना, जो एक्चुअल नहीं चाहता उस प्रोसेस को करना, है ना, वो क्या करेगा, ये एक्टिव साइट के लिए इनहिबिटर भी क्या करेगा, कंपीट करेगा। इनहिबिटर जो है वो कंपीट करेगा सबस्ट्रेट से फॉर द एक्टिव साइट, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो कंपटीशन होगा, यार देखो एक साइट है, अब इनहिबिटर चाहता है कि मैं फिट हो जाऊं, सबस्ट्रेट चाहता है मैं फिट हो जाऊं तो प्रोडक्ट बन जाए, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। सो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है, उस इनहिबिशन को हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्लियर। किसके लिए हो रहा है ये, एक्टिव साइट के लिए। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, के एम की जो वैल्यू है ना, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, देखो। और हमेशा ये जो आप चेंजेस देखोगे ना बच्चों, वो हमेशा कहाँ चलेंगे, ऐसे चलेंगे। इट मीन्स कि जो शिफ्टिंग होगी ना, जब भी आप ग्राफ्स की बात करो तो ग्राफ की जो शिफ्टिंग होगी हमेशा ऐसे होने वाली है, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी, क्लियर। अब जैसे आपका ये नॉर्मल था, ठीक है, के एम की वैल्यू आपकी यहाँ पे थी, यस और नो, ये वी मैक्स था, यस। अब के एम की वैल्यू को आप देखो तो ये वी एक्स यहाँ पे हो रहा था, यस और नो, ठीक है। और जैसे ही वहां पे इनहिबिटर आया, देखो इन दी एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर था ये, है ना, और जैसे ही क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा है आपका, इनहिबिटर आ रहा है, उस कंडीशन में ये देखो ये शिफ्ट होकर इधर हो गया, ठीक है। इट मीन्स कि सेम साइड के लिए उन्होंने क्या किया, कंपीट किया। तो के एम की वैल्यू जो है वो क्या, देखो के एम की वैल्यू इंक्रीज हुई, सबस्ट्रेट तो आपका कांस्टेंट रहा, वो तो चेंज नहीं था, है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ ये, और वी मैक्स की हम बात करें तो वो क्या था, अनचेंज्ड था, ठीक है। क्या था वो, अनचेंज्ड था। कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट, हो सकता है इसे हम ओवरकम कर सकते हैं सबस्ट्रेट को बढ़ाने के लिए, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उसकी अफिनिटी बढ़ जाएगी, है ना, किसके लिए, बाइंडिंग के लिए, क्लियर। ये शिफ्टिंग समझ में आ रही है, क्या हुआ है यहाँ पे, देखो क्या हुआ है यहाँ पे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। यहाँ पे आपका के एम था, ठीक है, कोई सबस्ट्रेट था, यहाँ वी मैक्स है आपका, क्लियर। उसने रिएक्शन कराई आपकी ऐसे, कोई कंपटीशन नहीं था। जैसे ही कंपटीशन आया, के एम की वैल्यू इंक्रीज हुई और ये शिफ्ट होके यहाँ पे कैसे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो गया, ठीक है, या सुनो। बट आप यहाँ पे वी मैक्स देखो तो ये अनचेंज है, और के एम की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है आपकी, इंक्रीज हो गई है, क्लियर। ये किस कंडीशन में हो रहा है, आपके कॉम्पिटेटिव वाले कंडीशन में, क्लियर। नाउ देखो ये वही रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, कोई इनहिबिटर, ये जो आपका सबस्ट्रेट है ये इनहिबिटर है, देखो इनहिबिटर की भी कंपोजिशन, उसका जो कन्फर्मेशन है वो भी सबस्ट्रेट की जैसे ही है, बाइंडिंग किस बेसिस पे हो रही है, कन्फर्मेशन के बेसिस पे। तो उसको दिख रहा है कि उसका कॉम्पिटिशन है वहाँ पे, है ना। बट जो इनहिबिटर है वो भी सेम साइट लेके आ रहा है, सेम कॉन्फर्मेशन लेके आ रहा है सबस्ट्रेट की तरह, ठीक है, तभी तो वो आके उसमें फिट होगा। बट चूंकि ये इनहिबिटर है और ये सबस्ट्रेट है जो प्रोडक्ट बनाएगा, इनहिबिटर अगर फिट हो गया तो वहाँ पे आपको कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा, वो तो इनहिबिट कर देगा उस रिएक्शन को, है ना। इसलिए आप क्या चाहोगे कि वो इनहिबिटर आके ना जुड़े, बट ये तो compete कर रहा है उसके लिए, है ना। तो ये वाला जो कंपटीशन होगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव, ठीक है। ये समझ में आ गया। नाउ कम टू द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है भाई, नॉन कॉम्पिटिटिव है, अब ये कोई आपका एंजाइम है, या सुनो, या सुनो। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं तो भाई एक्टिव साइट पे कि एलोस्टेरिक साइट पे जाके, जो इनहिबिटर है वो बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा, आप तो सबस्ट्रेट को बाइंड होने दो, वो जैसे जहाँ होना है, बट मैं जाके उसके एलोस्टेरिक साइट पे हो जाऊंगा, ठीक है। अदर देन एक्टिव साइट, जो अदर देन एक्टिव साइट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, एलोस्टेरिक साइट, क्या बोल रहे हैं, एलोस्टेरिक साइट, क्लियर। तो जो इनहिबिटर है वो उसके एलोस्टेरिक साइट पे जाके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यस और नो। इस कंडीशन में क्या होगा, चेंजेस एंजाइम शेप, सबस्ट्रेट कैन बाइंड बट नो प्रोडक्ट फॉर्म, क्यों भाई,
क्योंकि क्या बन गया है, एंजाइम भी बन गया है, सबस्ट्रेट भी है और इनहिबिटर भी है। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर। अगेन क्या, उसने तो अपना काम कर दिया, जिसे दो दोस्तों में फूट डालनी थी वो तो फूट डाल चुका है। इनहिबिटर जो उसको इनहिबिट का काम करना था वो तो कर चुका है। फर्दर आपको इसमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, है ना, वो तो अपना काम कर चुका है, समझ रहे हो। तो बट कहाँ जुड़ के, एलोस्टेरिक साइड पे जुड़ के या अदर देन एक्टिव साइड जुड़ के उसने अपना काम कर दिया। ऐसे कंपटीशन को आप बोलते हो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इनहिबिशन तो हो रहा है बट वो कॉम्पिटिटिव बेसिस पे नहीं हो रहा है। देखो उसने कितना चालाक है, मतलब कहना चाहिए कि उसने कंपटीशन भी नहीं किया, उसे पता भी नहीं चलने दिया। सबस्ट्रेट बकायदा आ रहा है, उसमें बाइंड हो रहा है, उसे पता भी नहीं चला कि यार मेरा तो इनहिबिटर दूसरी साइड पे जाके बाइंड हो रहा है। सोचो कैसे फायदा उठा लिया इसका, है ना। इस कंडीशन में आप देखो तो वी मैक्स क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। वी मैक्स की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है और के एम जो है वो आपका अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, के एम की वैल्यू जो है वो कैसी रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है, नाउ ये चीज़ समझ में आ रही है, शिफ्टिंग देख रहे हो आप कैसी शिफ्टिंग होगी, राइट। अब हम बात कर, ये भी अगेन सेम चीज़ दी हुई है आपको। ठीक है, नाउ ठीक है, एक आता है इसमें बच्चों अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव, यहाँ कॉपरेटिव नहीं है, यहाँ पे होगा कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अन ये होगा आपका अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब इसमें क्या था, जो एलोस्टेरिक साइट वाला था ना, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई इनहिबिटर जो है, देखो आप इसे ऐसे समझो कि ये आपका सबस्ट्रेट था, ये आपका एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है, और यहीं पे आपका एक हो गया आपका ये क्या, इनहिबिटर। क्लियर, ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, ये आपका इनहिबिटर है और ये आपके एंजाइम है। ठीक है, अब एंजाइम जो इनहिबिटर बोल रहा है कि जब तक सबस्ट्रेट क्या ना हो, इसमें फिट ना हो, तब तक ये इनहिबिटर इसमें फिट नहीं होगा। इट मीन्स कि जैसे ही सबस्ट्रेट ने एंजाइम से बाइंडिंग की, वहीं पे यहाँ पे एक सॉकेट अगेन होगा किसके लिए, इनहिबिटर का, ये आके इसमें आके फिट हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो ये कैसा जाएगा, अनकॉम्पिटिटिव। कहीं दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं था, बट ये डिपेंड था किस पे, सबस्ट्रेट पे, कि जैसे ही जाके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा मैं तुरंत अपना रोल दिखा दूंगा, मैं तुरंत अपना काम करूंगा, अपनी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा। बाइंड अगेन कहाँ हो रहा है बच्चों, एक्टिव साइट पे। ठीक है, बट सबस्ट्रेट पे डिपेंड होके। क्लियर, सो ये वाले जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, बोथ के एम एंड वी मैक्स वैल्यूज आर अल्टर्ड। ठीक है, इनमें जो के एम है और जो वी मैक्स है, दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, इसमें चेंज होंगी। कितनी चेंज होंगी, कैसे चेंज होंगी, वो होने वाले मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा कि कौन से रिएक्शन पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है या कौन सा इनहिबिटर काम कर रहा है। क्लियर, अनकॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव सारी चीज़ें समझ में आई। नाउ इन ग्राफ की बात करें, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे आप देखो कि ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा था, ये हमेशा ये पॉजिटिव एक्सिस पे इसका कॉम्पिटिशन दिखेगा आपको। ठीक है, जो इनहिबिशन और अनइनहिबिशन है ये आपको कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव एक्सिस पे। वहीं बात करूँ मैं अनकॉम्पिटिटिव में, तो इन दोनों के पैरेलल आपको ग्राफ्स देखने मिलते हैं। ठीक है, ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे 1/v क्या है आपके रेट ऑफ रिएक्शन का वेलोसिटी। ठीक है, ये अनकॉम्पिटिटिव में आपको पैरेलल मिलेंगे। ठीक है, वहीं हम बात करें मिक्स्ड इनहिबिशन की, मिक्स्ड इनहिबिशन में भी दोनों साथ साथ काम कर रहे होते हैं, ये आपको नेगेटिव एक्सिस पे देखने को मिलता है। ठीक है, और वहीं हम बात करें प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव की, तो ये अगेन आपको नेगेटिव एक्सिस पे ही मिलेगा, बट यहाँ पे एज सच आपको कोई क्रॉस देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यस और नो, ग्राफ्स क्लियर हुए। नाउ अब हम बात करें एलोस्टेरिक एंजाइम्स की। एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो कि एक रेगुलेटरी साइट, जो रेगुलेटरी साइट पे काम कर रहे होते हैं, हैव एन एडिशनल साइट कॉल्ड रेगुलेटरी साइट। वहाँ पे जाके ये क्या होंगे, एलोस्टेरिक साइट पे जाके ये क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, है ना, जैसे हम रेगुलेटरी साइट भी कह रहे हैं, डू नॉट ओबे माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स। ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो हैं वो इस रिएक्शन को, इनकी काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। ग्राफ की बात करें तो एक सिग्मोइडल आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इसके की रेगुलेटर्स कौन कौन से बच्चों, मेटाबॉलिक पाथवेज, है ना, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके, आपका सबस्ट्रेट है और वी नॉट हो गया। ठीक है, सब यूनिट्स इंटरेक्ट कॉपरेटिवली जैसे आप हीमोग्लोबिन का अगर आप आगे चल के पढ़ोगे तो ये एलोस्टेरिक उसमें काम करता है। ठीक है, पहले बाइंड हुआ, फिर रिलीज हुआ, फिर बाइंड हुआ, फिर रिलीज हुआ, इस मैनर में ये काम करता है। तो इसी में आपको शिफ्टिंग भी देखने मिलती है। क्लियर, तो इसका आप प्लॉट देख लोगे तो कैसा मिलेगा आपको, सिग्मोइडल। ठीक है, किस कंडीशन में ये आपको, एलोस्टेरिक एंजाइम्स की कंडीशन में। क्लियर, नाउ अब हम कुछ बायो एनर्जेटिक्स में बात करें तो हमने अभी क्या पढ़ा था बच्चों, डेल्टा जी, कुछ सुना है आपने, यस। बायो थर्मोडाइनमिक्स में दो आपके जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, लॉ 1
थर्मोडायनेमिक्स का 1, जिसमें आपको पता होता है कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी कभी भी ना तो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, उसे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ना उसे बना सकते हैं ना उसे ख़त्म कर सकते हैं, वो सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या की जा सकती है, शिफ्ट की जा सकती है, ठीक है। और सेकेंड लॉ आपका क्या बोलता है, जो एंट्रोपी और डिसऑर्डर है ना, तो सेकेंड लॉ आपका क्या बताएगा कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो बताएगा किस बेसिस पे, उसके एंट्रोपी चेंजेस हो गए, एंथैल्पी चेंजेस हो गए, उसके बेसिस पे। सो एंट्रोपी एग्जैक्टली क्या है, डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर देखो इसे एस से भी शो करते हैं, है ना, बट क्या है, रेंडम चेंजेस, ठीक है, वहाँ पे कोई फिक्स्ड चेंज नहीं है, रेंडम चेंजेस है, उसके बेसिस पे वो बता सकता है कि कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, या स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, राइट। फिर लाइफ मेंटेनेंस, लो एंट्रोपी कंज्यूमिंग एनर्जी, ठीक है। भाई ज़्यादा इधर उधर चीज़ें हो, ज़्यादा डिसऑर्डर तो सबको पसंद नहीं होते, लाइफ बैलेंस चाहती है, ये सुनो। तो वहीं पे कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको बैलेंस्ड करना इंपॉर्टेंट होता है। बट आपके सेकंड लॉ की बात करें तो यहाँ पे एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आता है, जो आपके नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं वो एक डिसऑर्डर या रेंडमनेस को शो करता है। डिसऑर्डर का वो वैसा वाला डिसऑर्डर, डिसीज़ वाला नहीं है, यहाँ पे ये रेंडमनेस वाला है बच्चों, ठीक है, किसी भी फैक्टर्स के रेंडमनेस को शो कर रहा होता है, ठीक है। सो डिसऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स की बात करें तो वो ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। नाउ अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है आपके गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे आप डेल्टा जी भी लिखते हो, ठीक है। डेल्टा जी जो जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल एस है वो क्या था आपका, एंट्रोपी, ठीक। एस जो है यहाँ पे आपका क्या है, एंट्रोपी, और एच जो है यहाँ पे बच्चों एंथैल्पी है, ठीक है। ये हो गई आपकी गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक, जो क्या शो करेगी कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, क्लियर। डेल्टा एच जो है ये आपका हो गया एंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक है, जो कि हीट चेंजेस को बताता है, क्लियर। और ये डेल का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। अगेन बायो पढ़ रहे हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए, जब भी डेल्टा शो होता है उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ के अगर आगे डेल्टा लगा, इट मीन्स कि वो उसके चेंज को बता रहा है, ठीक है। अब जैसे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ एनर्जी की चेंजेस की बात हो रही है, ठीक है। वहीं हमने एंथैल्पी देखा तो एंथैल्पी के आगे आपने डेल्टा लगाया, इट मीन्स कि उसके चेंजेस, हीट के चेंजेस की बात कर रहा है। फिर टी आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर, और एस जो है वो आपकी होगी एंट्रोपी, ठीक है। अब डेल्टा लगा, इट मीन्स कि एंट्रोपी में चेंज बता रहा है, चेंज जो है वही रेंडमनेस की बात आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक का, ठीक है। अगर आपकी मान लो ये पूरी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके, ये वाली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके अगर आपकी वैल्यू डेल्टा जी की नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स कि ये है एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एक्सर्गोनिक या एक्सोथर्मिक, एक्सर्गोनिक या एक्सोथर्मिक, ठीक है। इट मीन्स कि जो एनर्जी है वो क्या होगी, रिलीज होगी, क्लियर। तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, ठीक। जब भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप होने वाली रिएक्शन है, उसमें अलग से आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। वहीं हम एंडरगोनिक या एंडोथर्मिक की बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी को देनी होती है, एनर्जी कंज्यूम्ड होती है बच्चों, एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं हो सकती है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, डेल्टा पॉजिटिव आएगा इसमें, ठीक है। इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्लियर। नाउ अब हम बात करें एनर्जी, एनर्जी तो हमने कर लिया, बट हमारी बॉडी में एनर्जी आप सबको पता है क्या है, एटीपी, ठीक है। सो ये यूनिवर्सली एनर्जी की करेंसी है, ठीक है। यूनिवर्सली देखी जाए, किसी भी एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो सब में जो एनर्जी की करेंसी है वो क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। अब उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो जो एडिनोसिन होते हैं ना, हमने पढ़े थे ना, एडिनोसिन, थाइमीन, है ना, ग्वानाइन, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी, साइटोसिन, वो सब जो हमने न्यूक्लिक एलिमेंट्स जो बेस पढ़े थे, उसमें आपने एक एडिनोसिन भी देखा होगा, ये एडिनोसिन है, यस और नो, जो कि क्या था, एक प्यूरिन था, राइट। उसमें जब तीन फॉस्फेट अगर हम ऐड कर दें तो वो बन जाता है आपका एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। और वहीं अगर हम उसमें से एक मॉलिक्यूल को हटा दें, किसके, फॉस्फेट के, तो बचेंगे दो, तो एडिनोसिन में टू फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होंगे जिसे हम बोलते हैं एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ठीक है, ठीक है। अब वहीं पे हम एक और हटा दें, ठीक, इट मीन्स कि यहाँ पे एक ही फॉस्फेट रहेगा, या सुनो, तो इसको हम बोलेंगे, जैसे हम इतने की अकेले की बात करें तो ये आपका हो जाएगा एडिनोसिन
ये हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर। अब जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है बच्चों गामा फॉस्फेट में। ये जो हो रहे हैं ना फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इनको ब्रेक करने में बहुत एनर्जी लग रही होती है। ठीक है, जो यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स है, इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। इन्हें अगर ब्रेक करना है तो इनमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी इनको ब्रेक करने के लिए। क्लियर। अब हम बात करें ब्रेकडाउन की, तो सबसे पहले ब्रेकडाउन जो होगा वो आपका गामा फॉस्फेट होगा। ठीक है, जब भी आप इसके ब्रेकडाउन की बात करोगे तो सबसे पहले कौन सा होगा, आपका गामा होगा। ठीक है, आपका गामा वाला ये गामा फॉस्फेट आपका क्या होगा, रिलीज होगा। क्लियर, या सुनो। अब जो एडिनोसिन है, इसका जो कंपोजिशन आप देखो तो एडिनिन राइबोस प्लस 3 फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आपका हो गया एडिनिन, ये आपका एडिनिन है, ये आपका राइबोस है ना, ये आपका है एडिनिन बच्चों, जो कि एक न्यूक्लिक बेस है। राइट, ये फिर हो गया आपका क्या, ये तो बेस हो गया, ये आपका क्या है, शुगर है। हमने देखा था ना, ये कौन सी है बच्चों, राइबोस शुगर है। क्लियर, और ये जो है ये सारे फॉस्फेट्स हैं, ये तो आपको पता ही है ये क्या है, फॉस्फेट्स हैं। क्लियर, तो किस किस से मिलके बना है, एडिनिन से जो कि एक प्यूरिन है। क्लियर, फिर राइबोस और फॉस्फेट। ठीक है, हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स। यहाँ पे जो यहाँ पे हाईली एनर्जी देनी पड़ती है इनको ब्रेक करने के लिए। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही है। नाउ ये एटीपी का स्ट्रक्चर था बच्चों, ये सारे आपके बुक के ही हैं। ठीक है, ये अगेन वही चीज़ें हैं, सेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप इससे रिलेटेड मैं आपको पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू।